दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे हॉस्पिटल की जहां मिलिट्री ऑफिसर्स और साइंटिस्ट मिलकर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपाकर रखा जा रहा है। और इसी दौरान कुछ लोग अपने साथियों को बचाने के लिए उस हॉस्पिटल में छुपकर घुस जाते हैं, मगर वहां उनका सामना मिलिट्री ऑफिसर्स और एक मॉन्स्टर से होता है। अब क्या वो लोग अपनी जान बचाकर हॉस्पिटल से बाहर निकल पाएंगे? और आखिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसे कौन से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिन्हें पूरी दुनिया से छुपाकर रखा जा रहा है? चलिए देखते हैं इस कहानी में। दोस्तों ये कोरियन सीरीज काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी की शुरुआत में हम कुछ जापानी सेना को देखते हैं जो अपनी की गई रिसर्च के सभी सबूतों को जलाकर जापान जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी दिखाया जाता है कि किस तरह उनके किए गए एक्सपेरिमेंट से कितने लोगों की जान गई। जापानी सेना उन सभी लोगों की डेड बॉडीज को जलाने की तैयारी करती है। फिर हम लेफ्टिनेंट काटो को देखते हैं जो कि किसी प्रकार के सीरम को इकट्ठा कर रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ वॉर्म्स होते हैं जिन्हें नाजिन कहा जाता है। अब तभी लेफ्टिनेंट काटो को एक दरवाजा तोड़ने की आवाज आती है, मानो दूसरी तरफ से कोई मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। और यह आवाज सुनकर वो अपने सैनिकों को यहाँ आग लगाने को कहते हैं और जिंदा बचे कैदियों को भी मार डालने का ऑर्डर देते हैं, जिससे उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चल पाए। फिर सैनिक हर जगह आग लगाने लगते हैं। तभी उसी दरवाजे के पीछे से एक मॉन्स्टर बाहर आता है, लेकिन आग लगने की वजह से उसका क्या होता है ये हमें नहीं दिखाया जाता। यहीं लेफ्टिनेंट काटो और उनके सैनिक ग्योंगसोंग शहर के लिए निकल जाते हैं। फिर साल 1945 मार्च के महीने में हम ग्योंगसोंग को देखते हैं जो कि ओल्ड सियोल है। यहाँ चियोक और उसके डैड ट्रेन से ग्योंगसोंग आते हैं। वो दोनों एक डिटेक्टिव होते हैं और ग्योंगसोंग में किसी को ढूंढने आए होते हैं। चियोक के डैड एक न्यूज़पेपर खरीदते हैं और पढ़ते हैं कि टोक्यो पर हमला होने के कारण जापान अब कमजोर हो गया है, जिस वजह से जोसन यानी कि आम लोग विद्रोह करने लगे हैं। वो ये न्यूज पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर जापानी पुलिस आ जाती है और उन सभी विद्रोहियों को मारने लगती है जो छुपकर ये अखबार छाप रहे थे। दरअसल ये वो समय है जब जापानी सेना ने कोरिया पर कब्जा कर रखा है और कोरियाई लोगों को जोसन कहा जाता है। अब इसके बाद हम ग्योंगसोंग के सबसे अमीर आदमी जंग तेसांग को देखते हैं, जिसको पुलिस कमिश्नर इशिकावा ने अरेस्ट कर लिया था। और इशिकावा तेसांग से पूछता है कि तुम मेरी वाइफ लेडी माइदा से क्यों मिले। तभी हम पहले के सीन को देखते हैं जहां जंग तेसांग के हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर को दिखाया जाता है, जहां पर लोग अपने सामान को बेचने या गिरवी रखने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। यहीं एक आदमी गपियोंग जो कि तेसांग के लिए काम करता है, वो लोगों को उनके सामान के बदले में उन्हें पैसे दे रहा होता है। फिर एक लड़का बोमो जो यहीं काम करता है, वो खरीदे हुए सामान को हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में काम करने वाली एक औरत मिस नावल के पास लेकर जाता है, लेकिन मिस नावल उससे कहती हैं कि वो दो जो तुमने छुपा ली। ये सुनकर बोमो एक वॉच निकालकर उन्हें देता है और कहता है कि ये तुम्हें वैसे भी देने ही वाला था। मिस नावल कहती हैं कि दोबारा चोरी करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारी उंगलियां काट दूंगी। इसके बाद वो उन खरीदे हुए सामान को एक रूम में रखती हैं जहां पहले से काफी कीमती सामान रखा होता है। अब तभी वहां तेसांग आता है और मिस नावल को लेडी माइदा से मिलने के बारे में बताता है, जो कि जनरल माइदा की बेटी और कमिश्नर इशिकावा की वाइफ हैं। वो कहता है कि मैं उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ जिससे मेरे बिजनेस में मुझे ही फायदा होगा, मगर मिस नावल उसे ऐसा करने से मना करती हैं क्योंकि इससे वो कमिश्नर इशिकावा की नजरों में आ जाएगा और कमिश्नर इशिकावा उसका सब कुछ छीन सकता है। लेकिन तेसांग उनकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं जंग तेसान हूँ। तभी दिखाया जाता है कि जंग तेसान पूरे ग्योंगसोंग में काफी फेमस है और उसकी जान पहचान दूर दूर तक है और लड़कियां उसके ऊपर मरती हैं। लेकिन एक पार्टी के दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इस तरह जंग तेसान कमिश्नर इशिकावा के पास आ गया है। अब कहानी वहीं आती है जहां इशिकावा तेसांग से बार बार अपनी वाइफ लेडी माइदा से मिलने की वजह पूछ रहा होता है। इस पर तेसांग इशिकावा को बोलता है कि आप अपनी वाइफ लेडी माइदा पर शक कर रहे हैं और अगर ये उन्हें पता चल गया तो उन पर क्या बीतेगी। ये सुनकर इशिकावा शांत हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद तेसांग कहता है कि साफ साफ बताइए आपको मुझसे क्या काम है। मैं जानता हूँ कि आपने मुझे इस पूछताछ के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। कमिश्नर इशिकावा उसके हाथ खुलवा देता है और तेसांग को अपनी गर्लफ्रेंड मियोंगजा की फोटो दिखाता है और बताता है कि ये लड़की एक हफ्ते से गायब है। कमिश्नर इशिकावा कहता है कि इसे ढूंढ कर लाओ। तेसांग ऐसा करने से मना करता है। इस पर इशिकावा तेसांग से कहता है कि अगर वो मियोंगजा को पतझड़ तक ढूंढ कर नहीं लाया तो मैं तुम्हारा सारा पैसा छीन लूंगा और तुम्हें आर्मी के साथ जंग में भेज दूंगा। ये सुनकर तेसांग मियोंगजा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाता है। वो तुरंत ही अपने घर आकर सब लोगों को सब कुछ बताता है और मिस नावल से अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचने के बारे में पूछता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर मियोंगजा मिलनी होती तो पुलिस ऑफिसर्स अब तक उसे ढूंढ लेते और वो अब नहीं मिल सकती। इसीलिए मियोंगजा के बहाने कमिश्नर इशिकावा जंग तेसांग से उसका सब कुछ छीनना चाहता है। लेकिन मिस नावल उसे बताती हैं कि अगर हमने प्रॉपर्टी बेची तो इसकी खबर पूरे शहर में फैल जाएगी, जिसके बारे में इशिकावा को भी पता चल जाएगा और वो आपको जान से मार देगा। ये बात सुनकर तेसांग अपने घर की खिड़की से बाहर झांकता है और देखता है कि इशिकावा के कुछ आदमी अब उस पर नजर रखने लगे हैं।
इसके बाद तेसांग अपने आदमी गपयोंग को अपने सारी खबरियों से म्योंगजा को ढूंढने को कहते हैं और अपने दोस्त जुनतेक का पता लगाने को भी कहते हैं, क्योंकि पूरे शहर में वही एक ऐसा आदमी है जो म्योंगजा के साथ भाग सकता है। तेसांग मिस नावल को अपनी सारी कीमती चीजें बेचकर पैसे जमा करने के लिए कहता है और शहर से बाहर जाने वाले जहाजों के बारे में भी पता करने के लिए कहता है, ताकि अगर म्योंगजा उन्हें नहीं मिले तो ये सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकें। वहीं दूसरी तरफ चियोक के डैड मूनलाइट बार में जाते हैं और वहाँ काम करने वाली लेडी यंगचन से साचिमोतो नाम के एक जापानी पेंटर का पता पूछते हैं, जिस पर यंगचन उन्हें बताती है कि अगर आपको इस शहर में किसी को भी ढूंढना है तो आपको गोल्डन ट्रेजर के मालिक तेसांग से मिलना होगा। इस तरफ चियोक एक दुकान पर जाती है और एक खराब पड़ी बाइक और कुछ सामान खरीदती है, जिसके बाद वो बाइक को ठीक कर लेती है और तेसांग पर नजर रखने लगती है ताकि वो साचिमोतो के बारे में पता कर सके। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा को दिखाया जाता है जो म्योंगजा की एक फोटो देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि वो म्योंगजा को कितना पसंद करता है। तभी कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जब म्योंगजा गायब नहीं हुई थी। यहाँ म्योंगजा इशिकावा को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। ये सुनकर इशिकावा हैरान रह जाता है। फिर प्रेजेंट टाइम में म्योंगजा को दिखाया जाता है जो ओंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर एक अंडरग्राउंड जेल में कैद होती है। यहाँ कई सारे और भी जोसन यानी कि आम लोग कैद होते हैं। फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट काटो और इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर इचिरो आते हैं जो यहाँ पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं। इचिरो दो औरतों को बाहर निकालता है, जिसमें से एक ने अपने गले में एक स्टार बना लॉकेट पहना होता है। इचिरो उन दोनों औरतों को अलग अलग जेल में डलवाता है और उन्हें खाना खिलाता है, जिसके बाद वो दोनों औरतें वहां रखा पानी पीती हैं और उसके अंदर वही वर्म नाजिन होता है। इससे वो वर्म उन दोनों औरतों के शरीर में चला जाता है। इस तरफ तेसांग इशिकावा के उस पर नजर रख रहे एक आदमी के पास जाता है और उसकी कार में उसके साथ कहीं चलने के लिए कहता है, जिसके बाद इशिकावा का वो आदमी तेसांग को उसकी बताई जगह पर ले जाने लगता है। ये सब देखकर चियोक भी उनका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मिस नावल एक आदमी के पास अपना कीमती सामान बेचने के लिए जाती हैं। बातों ही बातों में वो आदमी मिस नावल को बताता है कि हमारे शहर में दो डिटेक्टिव आए हुए हैं जो किसी भी इंसान को कहीं से भी ढूंढ कर ला सकते हैं। मिस नावल उस आदमी से उन दोनों का पता पूछती हैं। इस तरफ तेसांग इशिकावा के उस आदमी को कुछ पैसे देता है और फिर एक होटल में चला जाता है। इशिकावा का वो आदमी होटल के बाहर ही तेसांग का इंतजार करने लगता है। तभी तेसांग होटल के पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलकर कहीं और जाने लगता है, लेकिन चियोक उसका पीछा करने लगती है। मगर तेसांग उसे ऐसा करते देख लेता है और उसके सर पर गन तान लेता है और पूछता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तभी चियोक हमला करके गन को जमीन पर गिरा देती है और उसे मारने लगती है। इन दोनों के बीच यहाँ फाइट शुरू हो जाती है। तभी तेसांग अपनी गन वापस उठा लेता है और चियोक के सर पर रखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। चियोक भी अपने चाकू को तेसांग के गले पर रख लेती है। तेसांग कहता है कि हम अपने अपने हथियारों को नीचे करके बात करते हैं। चियोक भी तेसांग को अपनी गन नीचे करने के लिए कहती है, जिसके बाद वो दोनों अपने हथियारों को नीचे करते हैं। चियोक तेसांग से साचिमोतो का पता पूछती है और बताती है कि मैं अपनी माँ को 10 सालों से ढूंढ रही हूँ और उनके बारे में सिर्फ साचिमोतो ही जानता है। तेसांग बोलता है कि मैं किसी भी साचिमोतो को नहीं जानता। ये जानकर चियोक वहां से चली जाती है। तभी साचिमोतो को दिखाया जाता है जो कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में बनी अंडरग्राउंड लैब में काम करता है और एक्सपेरिमेंट किए गए लोगों के स्केच बनाता है। इस तरफ तेसांग मूनलाइट बार में जाता है और अपने दोस्त जुनतेक से मिलता है और उससे म्योंगजा के बारे में पूछता है। जुनतेक तेसांग को बताता है कि मुझे पता है कि म्योंगजा एक हफ्ते से गायब है, लेकिन वो कहाँ है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जुनतेक तेसांग से कहता है कि तुम्हें अपने पैसे देश की मदद के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि असल में जुनतेक ऐसे लोगों के साथ काम करता है जो मिलकर कोरिया को जापानियों से आजाद करवाना चाहते हैं। सीधे सीधे बोले तो फ्रीडम फाइटर। लेकिन तेसांग उनकी मदद करने से साफ मना कर देता है और वापस घर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं दोनों औरतों को दिखाया जाता है जिनके अंदर वो वर्म चला गया था। उन दोनों में से एक औरत के सर में अब बहुत तेज दर्द हो रहा होता है और वो अपना सर जमीन पर मार मार कर अपने आप को जान से मार लेती है। वहीं दूसरी औरत जिसने लॉकेट पहन रखा था वो शांति से एक तरफ बैठी रहती है, जिसके बाद लेफ्टिनेंट काटो उसके शरीर में एक सीरम इंजेक्ट करने के लिए कहता है। यही उस औरत के शरीर में वो वर्म अब भी जिंदा था और उसके दिमाग की तरफ बढ़ रहा होता है। इस तरफ तेसांग घर वापस आता है तो उसे मिस नावल उन्हीं डिटेक्टिव से मिलवाती हैं जो कि असल में चियोक और उसके डैडी होते हैं। तेसांग उनके बारे में उनसे पूछता है और फिर उन्हें म्योंगजा को ढूंढने के लिए कहता है, मगर चियोक उसे ढूंढने से मना करती है और वहां से जाने लगती है। तभी तेसांग कहता है कि मैं साचिमोतो और तुम्हारी माँ को ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बदले में तुम्हें म्योंगजा को ढूंढना होगा। ये बात सुनकर चियोक और उसके डैड म्योंगजा को ढूंढने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साचिमोतो स्केच बनाने के लिए उसी औरत के पास जाता है जिसके अंदर अभी सीरम इंजेक्ट किया गया था। साचिमोतो उसके पास जाकर उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे खून दिखाई देता है। तभी उसे वो औरत दिखती है जो कि अब उस वर्म और सीरम इंजेक्ट करने की वजह से पूरी तरह से एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। उसे देखकर साचिमोतो काफी डर जाता है। फिर 1 साल पहले के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर साचिमोतो डायरेक्टर इचिरो के पास आया था और वो उनसे काम मांगता है
जिसके बाद इचिरो उसे बताता है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में रोज नए एक्सपेरिमेंट होते हैं और तुम्हें उन सभी का रिकॉर्ड रखना होगा। इचिरो साचिमोतो को एक एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाता है और वहां पर वो एक आदमी का पेट काटता है और साचिमोतो को उसका स्केच बनाने के लिए कहता है। ये देखकर साचिमोतो बहुत डर जाता है, लेकिन उसके पास पैसों की कमी थी और उसे पैसों की जरूरत थी, जिस वजह से उसे ये काम करना पड़ता है। अब एक दिन साचिमोतो कैद हुए लोगों के पास जाता है, जहां पर उसे एक औरत दिखती है जिसने एक लॉकेट पहना होता है। दरअसल ये वही औरत थी जो कि प्रेजेंट टाइम में अब मॉन्स्टर बन चुकी है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और साचिमोतो उस मॉन्स्टर के गले में उसी लॉकेट को देखता है जो उसने पहले एक औरत के गले में देखा था। वो समझ जाता है कि उस औरत को अब एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर बना दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ हम चियोक को देखते हैं जो कि अपनी मॉम की एक पिक्चर को देखती है और वो पिक्चर भी उसी औरत की होती है जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी माँ अब तक ओंगसोंग हॉस्पिटल में कैद थी और अब उन्हें मॉन्स्टर बना दिया गया है। अब इसके बाद चियोक म्योंगजा का पता लगाने के लिए इशिकावा के घर में चुपके से चली जाती है, जहां वो लेडी मायदा को देखती है जो कि कमिश्नर इशिकावा की वाइफ हैं। लेडी मायदा एक आदमी को एक एनवलप देती हैं, जिसे लेकर वो आदमी कहीं जाने लगता है। चियोक भी उस आदमी का पीछा करने लगती है। तभी उसे वो आदमी डायरेक्टर इचिरो से मिलता हुआ दिखाई देता है। इस तरफ तेसांग के घर में कुछ लोग एक मटका बेचने आए हुए थे। तेसांग उस मटके को खरीदने से मना करता है और कहता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन वो आदमी तेसांग से कहता है कि ये मटका मुझसे ओरिजिनल के दाम में खरीद लो, वैसे भी इशिकावा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनने वाला है। उसकी ये बात सुनकर तेसांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे घर से बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन वो आदमी मटका तोड़कर अपनी तलवारें निकाल लेता है। तभी गप्योंग, मिस नावल और बोमो भी अपनी गन निकालकर उसके ऊपर तान लेते हैं। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और वहां से चला जाता है। फिर तेसांग अपने सभी लोगों से कहता है कि जब तक म्योंगजा नहीं मिल जाती हमें ध्यान से रहना होगा, वरना ऐसे लोग हमें लूटने की कोशिश करते रहेंगे। इसके बाद मिस नावल तेसांग को बताती हैं कि उन्हें पता चल गया है कि म्योंगजा आखिरी बार कहाँ दिखी थी। फिर चियोक और उसके डैड तेसांग को बताते हैं कि हमें उस रिक्शे वाले का पता चला जिसके रिक्शे में आखिरी बार म्योंगजा बैठी थी और वो लेडी मायदा के घर में गई थी। जिसके बाद लेडी मायदा ने म्योंगजा को ओंगसोंग हॉस्पिटल भिजवा दिया। ये लोग बताते हैं कि हमने उस रिक्शे वाले से पूछताछ की और उस रिक्शे वाले ने सब कुछ बता दिया और जिस दिन से म्योंगजा हॉस्पिटल गई है उसी दिन से किसी ने भी उसे नहीं देखा। इसका मतलब है कि वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही है। लेकिन इस पर गप्योंग बोलता है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर आम जोसन लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, वहाँ सिर्फ जापानी लोग और मिलिट्री वाले ही जा सकते हैं और म्योंगजा तो बस एक मामूली जोसन है, तो वो वहाँ कैसे जा सकती है। इस पर चियोक कहती है कि इस बात का पता करने के लिए तो हमें खुद हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। चियोक कहती है कि तुम्हारे मालिक की जान पहचान तो काफी दूर दूर तक है ना, तो वो तो आसानी से हमें हॉस्पिटल के अंदर ले जा सकता है। चियोक की ये बात सुनकर तेसांग चियोक और उसके डैड को कुछ नए कपड़े देता है और कुछ पैसे लेकर अपने उसी दोस्त जुनतेक के पास आता है और उसे पैसे देता है और कहता है कि इन पैसों को तुम देश के भले के लिए इस्तेमाल करो, लेकिन बदले में मुझे तुम्हारा ID कार्ड चाहिए, क्योंकि जुनतेक उन खास जोसन परिवारों में से था जिसे अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत थी। जुनतेक तेसांग की बात मानता है और उन पैसों को लेकर उसे अपना ID कार्ड दे देता है। बार की ओनर यंगचन ये सब देख रही होती है। यहाँ अब तेसांग हॉस्पिटल जाने के लिए चियोक और उसके डैड का इंतजार करने लगता है। फिर जब चियोक उन कपड़ों को पहनकर आती है जो उसने दिए थे, तो तेसांग बस उसे देखता ही रह जाता है। तेसांग तो चियोक से पहली बार मिलने पर ही प्यार करने लगा था, लेकिन वो ये बात चियोक को नहीं बता पाता। इसके बाद तेसांग चियोक, उसके डैड और गप्योंग के साथ हॉस्पिटल जाने लगता है। हॉस्पिटल के बाहर खड़े मिलिट्री ऑफिसर्स इनसे इनका ID कार्ड मांगते हैं। गप्योंग उन्हें जुनतेक का ID कार्ड दिखाता है और तेसांग को जुनतेक बताता है, जिसके बाद इन्हें हॉस्पिटल के अंदर एंट्री मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा को उसकी खबरी बताते हैं कि तेसांग कुछ लोगों को लेकर ओंगसोंग हॉस्पिटल में गया है। इस तरफ हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद चियोक रिकॉर्ड रूम में जाने लगती है ताकि वो ये पता कर सके कि म्योंगजा को कहाँ रखा गया है। और तेसांग नर्स का ध्यान भटकाने के लिए उनसे डॉक्टर ताकाहाशी के बारे में पूछता है, क्योंकि जुनतेक ने उसे पहले ही बता दिया था कि डॉक्टर ताकाहाशी उनके फैमिली डॉक्टर हैं और वो आज छुट्टी पर होंगे। वो नर्स भी कहती है कि डॉक्टर ताकाहाशी आज नहीं आए होंगे, लेकिन तेसांग उनसे कहता है कि आप एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, मेरा आज का अपॉइंटमेंट है। ये सुनकर वो नर्स दोबारा से चेक करने चली जाती हैं। तभी गप्योंग अपने पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है और सभी लोगों का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है, जिसके बाद चियोक चुपचाप से उस रूम में चली जाती है। चियोक यहाँ आकर रिकॉर्ड देख रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर क्लीनर आ जाता है और चियोक से पूछता है कि वो रिकॉर्ड रूम के अंदर क्या कर रही है, जिस पर चियोक उससे बोलती है कि मैं यहाँ खो गई हूँ। वो कहती है कि मेरी दोस्त इसी हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन मैं उसे नहीं ढूंढ पा रही, इसीलिए मैं रिकॉर्ड रूम में उसका नाम ढूंढ रही हूँ। मगर चियोक की बातों पर वो क्लीनर यकीन नहीं करता और उससे वही सवाल दोबारा से पूछता है। तभी वहाँ पर चियोक के डैड आते हैं और उसके सर पर गन तान लेते हैं। उन्हें देखकर वो क्लीनर पूछता है कि कहीं तुम लोग मंचूरिया से तो नहीं हो। वो आदमी अपने सीने पर अपना हाथ रखता है और एक आजादी का सिंबल बनाता है। इस तरफ गप्योंग के पास एक डॉक्टर आते हैं और उसे दर्द का इंजेक्शन देने लगते हैं। तभी चियोक और उसके डैड अपना काम खत्म करके रिकॉर्ड रूम से बाहर आ जाते हैं।
और गपियोंग नाटक करना बंद कर देता है और कहता है कि मेरा दर्द अब खुद ही बंद हो गया। अब ये चारों लोग घर वापस जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक गोली चलने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग चौंक जाते हैं कि हॉस्पिटल के पास में मिलिट्री ऑफिसर्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए गोली की आवाज वहीं से आई होगी। ये सुनकर सब लोग वापस जाने लगते हैं, लेकिन फिर उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि 3 सैनिकों को मार देती है। इस तरफ चियोक तेसांग को एक रूम में लेकर जाती है और बताती है कि हमें पता चला है कि हॉस्पिटल के पीछे एक मिलिट्री वार्ड है, जिसकी बिल्डिंग के बेसमेंट में कुछ तो चल रहा है और सोदेमोन जेल से कैदियों को लाकर वहां रखा जाता है और हमें लगता है कि म्योंगजो को भी वहीं पर रखा गया है, जिसका पता लगाने के लिए मैं और मेरे डैड हॉस्पिटल के अंदर ही रुकेंगे। लेकिन ये बात सुनकर तेसांग बोलता है कि तुम्हें क्लीनर की बात मानकर यहाँ रुकना चाहती हो। तभी वो क्लीनर बोलता है कि मेरे भाई को भी 1 साल पहले सोदेमोन जेल से यहाँ लाया गया था, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। इसके बाद चियोक और उसके डैड क्लीनर के साथ मिलिट्री वर्ल्ड में जाने लगते हैं। तेसांग चियोक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन चियोक उसकी बात नहीं मानती और उसे वापस जाकर साचीमोतो को ढूंढने के लिए कहती है और वहां से चली जाती है। तेसांग उस रूम से बाहर आता है, तभी एक हॉस्पिटल का गार्ड उसे देख लेता है और उसे रोककर उसके बारे में पूछने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वही नर्स आती हैं जिनसे तेसांग ने डॉक्टर ताकाहाशी के बारे में पता करने के लिए कहा था। वो नर्स तेसांग को बताती हैं कि आज डॉक्टर ताकाहाशी नहीं आए हैं। वो नर्स उस गार्ड से कहती हैं कि ये एक पेशेंट है और इन्होंने यहाँ आने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। अब तभी हॉस्पिटल के अंदर एक सायरन बजने लगता है और सभी लोगों से हॉस्पिटल को खाली करने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर वो नर्स तेसांग को तुरंत ही हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए कहती हैं। थोड़ी देर बाद पूरा हॉस्पिटल खाली हो जाता है। सभी आम इंसान हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं और फिर हॉस्पिटल को बंद कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने जेल के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है। उसे ये सब करता हुआ देखकर लेफ्टिनेंट काटो नाइट्रोजन से उसे बेहोश करके बिल्डिंग के 4थे लेवल पर ले जाने के लिए कहते हैं। फिर वहां पर नाइट्रोजन की वजह से एंथ्रेक्स हवा में उड़ने लगते हैं, जिन्हें कैद हुए लोग बर्फ समझकर उसे छूने लगते हैं, मगर उससे उनके शरीर का वही हिस्सा जलने लगता है जहां पर वो एंथ्रेक्स टच हुआ था। इस वजह से बहुत सारे कैदी मारे जाते हैं। इस तरफ क्लीनर चियोक और उसके डैड को हॉस्पिटल की छत पर ले जाता है, जहां से मिलिट्री वार्ड की पूरी बिल्डिंग दिखाई देती है। क्लीनर बताता है कि बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर ऑफिस और कम्युनिकेशन रूम है और दूसरे और तीसरे फ्लोर पर घायल सैनिकों को रखा जाता है। वो बोलता है कि वहाँ इतने सैनिक तैनात हैं कि मुझे भी 2 दिन में सिर्फ एक बार ही अंदर भेजा जाता है। तभी चियोक के डैड को एक वॉच टावर दिखाई देता है। वो चियोक को वहां जाने के लिए कहते हैं, जिसके बाद चियोक सैनिकों से बचते हुए उस वॉच टावर पर चली जाती है, जहां से वो उन कैदियों की लाशों को देखती है जो कि अभी एंथ्रेक्स से मारे गए। इस तरफ तेसांग घर आने के बाद भी चियोक के लिए बहुत परेशान होता है। मिस नावल उसे ऐसा देखकर उसके परेशान होने की वजह पूछती है, जिस पर तेसांग बोलता है कि अगर मैंने म्योंगजो को नहीं ढूंढा तो इशिकावा मेरी सारी जायदाद ले लेगा, पर ये सब छोड़कर मुझे चियोक की चिंता क्यों हो रही है। मिस नावल बोलती हैं कि मुझे लगता है कि आपको उस लड़की से प्यार हो गया है। मिस नावल कहती हैं कि आपको ये सब छोड़कर साचीमोतो का पता लगाना चाहिए। ये बात सुनकर तेसांग इशिकावा के उसी आदमी के पास जाता है जो उस पर नजर रख रहा है। तेसांग उससे बोलता है इशिकावा से जाकर कहो कि म्योंगजो को ढूंढने के लिए साचीमोतो नाम के एक जापानी पेंटर का पता लगाए जो कि ग्योंगसुंग में है। वहीं दूसरी तरफ साचीमोतो को दिखाया जाता है जो कि मूनलाइट बार में बैठकर एक स्केच बना रहा होता है और ये स्केच चियोक की माँ का होता है। उस बार में काम करने वाली लड़की यंगचन ये देखती है और साचीमोतो से बात करने लगती है। फिर अगली सुबह अखबार में खबर आती है कि ओंगसोंग हॉस्पिटल में एक बीमारी फैलने के कारण पूरे हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है और अब कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता और न ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। बोमोबी मिलिट्री ऑफिसर्स को देखता है जो कि पूरे हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो तुरंत ही घर आकर तेसांग को बताता है कि मिलिट्री ऑफिसर्स ने पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया है और अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और ना ही अब कोई बाहर आ सकता है। ये खबर सुनकर तेसांग घर से बाहर जाने लगता है। तभी वही नर्स उसके पास आती हैं जो कल उससे अस्पताल में मिली थी। नर्स उसे एक कपड़ा देती हैं जिस पर लिखा था कि म्योंगजा मिल गई है। ये मैसेज चियोक और उसके डैड ने ही भेजा होता है। ये देखकर तेसांग उनसे पूछता है कि वो लोग कहाँ पर हैं जिन्होंने आपको ये दिया। नर्स बताती हैं कि वो लोग अभी भी हॉस्पिटल के अंदर ही फंसे हुए हैं और मैं आज सुबह किसी तरह हॉस्पिटल के बंद होने से पहले बाहर आ गई। तेसांग नर्स से पूछता है कि हॉस्पिटल में बीमारी कैसे फैल गई, जिस पर नर्स बोलती हैं कि मुझे भी बीमारी फैलने के बारे में कुछ भी नहीं पता। ये नर्स रोने लगती हैं और बताती हैं कि कल रात को हॉस्पिटल के अंदर ना जाने कितने लोगों की जान गई और उन सभी की डेड बॉडीज को ट्रक में भरकर ले जाया जा रहा था। तेसांग इन नर्स से बोलता है कि चियोक और उसके डैड ने तुम्हें ही क्यों चुना ये मैसेज मुझ तक पहुंचाने के लिए। इस पर नर्स भी अपने सीने पर वैसे ही हाथ रखती हैं और आजादी का सिंबल बनाती हैं, यानी कि नर्स भी एक जोसन है और वो भी कोरिया की आजादी चाहती हैं और छुपकर फ्रीडम फाइटर के साथ काम कर रही हैं। नर्स तेसांग को बताती हैं कि मिलिट्री बेस में ना जाने क्या चल रहा है और इस बात का पता करने के लिए मेरे कुछ सीनियर लोग भी वहां गए थे, लेकिन आज तक कोई भी वापस नहीं लौटा
ये बात सुनकर तेसंग गप्योंग से उनका सामान तैयार करने के लिए कहता है और बोलता है कि अब मैं भी हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल के अंदर मॉन्स्टर के दोबारा हमला करने से कुछ सैनिक मारे जाते हैं और एक सैनिक घायल हो जाता है। तभी घायल सैनिक के पास लेफ्टिनेंट काटो आता है और उससे मॉन्स्टर के हुलिये और मॉन्स्टर कैसा दिखता है ये पूछने लगता है। फिर हमें 6 घंटे पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो मिलिट्री ऑफिसर्स मॉन्स्टर को उस गाड़ी में डालकर चौथे लेवल पर ले जा रहे थे और मॉन्स्टर को बेहोश करने के लिए नाइट्रोजन लगातार डाली जा रही थी जिससे वो मॉन्स्टर बेहोश रहे। लेकिन जैसे ही ये सैनिक गाड़ी को लिफ्ट के अंदर ले जाते हैं तो तभी कम जगह होने की वजह से गाड़ी बीच में अटक जाती है और नाइट्रोजन खुद ही बंद हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर होश में आ जाती है और गाड़ी से बाहर निकलकर सैनिकों को मारने लगती है। वो लिफ्ट से निकलकर भाग जाती है। तभी आखिरी बचा सैनिक लिफ्ट चालू करके वहां से निकल जाता है और इस तरह उसकी जान बच जाती है। अब वो घायल हुआ सैनिक लेफ्टिनेंट काटो से कहता है कि उसे खत्म कर दीजिए, वो एक मॉन्स्टर है। जिसके बाद दोबारा से उसी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो और भी सैनिक को मार रही होती है और उनका खून पी जाती है, जिसके बाद उसके शरीर पर लगे जख्म खुद ही ठीक हो जाते हैं। इस तरफ तेसंग कमिश्नर इशिकावा की वाइफ लेडी माइदा के घर जाता है और उनसे मिलकर कहता है कि मेरी एक दोस्त उंगसोंग हॉस्पिटल के अंदर इलाज करवाने गई थी, क्या आप मुझे पता करके बता सकती हैं कि हॉस्पिटल कब तक खुलेगा। लेकिन लेडी माइदा बोलती हैं कि मुझे पता है, तुम म्योंगजा के बारे में बात कर रहे हो। वो कहती हैं कि अच्छा होगा तुम उसे ढूंढना बंद कर दो। मगर तेसंग लेडी माइदा से कहता है कि मैं वही करूंगा जो मुझे इशिकावा ने करने के लिए कहा है। लेकिन लेडी माइदा तेसंग से कहती हैं कि मैं एक दोस्त होने के नाते तुमसे कह रही हूँ, तुम्हारा हॉस्पिटल के अंदर जाना नामुमकिन है और अगर तुम अंदर चले भी गए तो तब भी तुम म्योंगजा को नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन तेसंग उनकी बात नहीं सुनता और घर वापस आता है और गपियों को उस हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट लाने के लिए कहता है। वो बताता है कि आज रात को मैं हॉस्पिटल के अंदर जाऊंगा। वो अपने कमरे में जाकर चियोक के भेजे उसी मैसेज को देखने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि नर्स ने उससे ये भी कहा था कि आज रात को आपको 10 बजे हॉस्पिटल के ईस्ट विंग में किसी तरह का एक सिग्नल देना होगा जिससे वो लोग समझ जाएंगे कि आप उन्हें बाहर निकालने के लिए हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुके हैं। अब इसके बाद अगले दिन इशिकावा तेसंग के बारे में अपने डिटेक्टिव से पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि तेसंग आज पूरे दिन कुछ अजीब सी हरकतें करता रहा। पहले वो 1 घंटे तक एक चाइनीज आदमी मिस्टर वांग के साथ जुआ खेलता रहा और फिर वो एक रिक्शा में बिना वजह ही घूमता रहा और फिर हमने उसे एक टेलर के पास देखा। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में तेसंग हॉस्पिटल में मौजूद चियोक और उसके डैड तक सिग्नल पहुंचाने के लिए ही उन लोगों से मिल रहा था। तेसंग गेम खेलते हुए पैसों के बीच में उस चाइनीज आदमी को फायर क्रैकर्स का इंतजाम करने के लिए कहता है और तेसंग उस रिक्शे वाले से भी आज रात 10 बजे एक रिक्शा तैयार करने के लिए कहता है। साथ ही तेसंग उस टेलर से एक नया सूट सिलवाता है। यहाँ वो टेलर उसे कपड़ा दिखाने के बहाने वही तस्वीर दिखाता है जो साचीमोतो ने बनाई थी और बताता है कि ये किसी ने मूनलाइट बार से भेजी है। वहीं दूसरी तरफ चियोक रूम में एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ छुपी हुई थी। फिर वहां वो क्लीनर उसके डैड को छुपाकर अंदर लाता है। चियोक अपने डैड और क्लीनर को उसी मिलिट्री ऑफिसर से मिलवाती है और बताती है कि ये भी एक जोसन है और हमारे साथ है। फिर वो जोसन सैनिक इन्हें बताता है कि कल रात मरने वाले लोग बीमारी से नहीं मरे थे बल्कि एंथ्रेक्स की वजह से मरे थे। वो बताता है कि अब भी कई जोसन लोगों को मिलिट्री बेस के नीचे बनी जेल में कैद करके रखा गया है और म्योंगजा नाम की लड़की भी वहीं पर मौजूद है। वो बताता है कि कल रात लोगों के मरने के बाद जब हमें वहां सफाई के लिए भेजा गया था तो उसने मुझे अपना नाम बताया था और मुझसे मदद मांगी थी, पर मैं उसकी मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं भी उसी की तरह मजबूर था। इस जोसन सैनिक की बातों से हमें पता चलता है कि वो भी उसकी बिना मर्जी के यहाँ काम कर रहा है और जापानी सैनिक उसे काफी मारते भी हैं और इस सबसे परेशान होकर कल रात उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वहां पर चियोक आ गई और उसने उसे बचा लिया। चियोक ने उसे अपने साथ मिलकर काम करने के लिए कहा और जोसन सैनिक इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो गया ताकि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकल सके। वहीं दूसरी तरफ इस जोसन सैनिक की माँ को दिखाया जाता है जो कि मिस नावल के पास एक सिलाई मशीन लेकर आती हैं और उसे बेचकर पैसे लेने के बजाय उनसे कहती हैं कि आप मास्टर जंग से कहिए कि वो मेरे बेटे को ढूंढकर ले आएं, वो एक जंग के बाद से ही कहीं गायब है। वहीं दूसरी तरफ तेसंग मूनलाइट बार में जाता है और उसी पिक्चर को दिखाकर वहां काम करने वाली लड़की यंगचन से पूछता है कि ये औरत कौन है। इस पर यंगचन बोलती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, पर यह तस्वीर एक जापानी पेंटर साचीमोतो ने बनाई है। ये सुनकर तेसंग यंगचन से साचीमोतो को उससे मिलवाने के लिए कहता है। यंगचन कहती है कि मैंने आज रात उसे डिनर पर बुलाया है और अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो ठीक समय पर वहां आ जाना। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर इचिरो लेफ्टिनेंट काटो से उस मॉन्स्टर को दूसरे देशों के खिलाफ जंग में इस्तेमाल करने के लिए कहता है, मगर लेफ्टिनेंट काटो उसे बताता है कि वो मॉन्स्टर अभी तक हमारे काबू में नहीं आई है। इस तरफ वही जोसन सैनिक चियोक को हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट दिखाता है और बताता है कि उसने म्योंगजो को कहाँ देखा था। जिसके बाद क्लीनर जोसन सैनिक को उसकी ड्यूटी पर वापस लौट जाने के लिए कहता है, मगर वो सैनिक वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि वो लोग उसे काफी टॉर्चर करते हैं।
लेकिन वो क्लीनर उसे समझाता है कि अगर तुम वापस नहीं लौटे तो वो सोल्जर तुम्हें ढूंढने के लिए सारे वार्ड खोलकर देखेंगे और ये लोग पकड़े जाएंगे। ये सुनकर वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। चियोक उससे वादा करती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाऊंगी। उसकी ये बात मानकर वो जोसन सैनिक वापस लौट जाता है। चियोक ब्लूप्रिंट को देखती है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने मंचूरिया में देखा था, जहां पर भी बहुत आम लोगों की जान गई थी और वहां भी जापानी सोल्जर्स कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। चियोक अपने डैड से कहती है कि हमें सभी कैदियों को बचाना चाहिए, मगर उसके डैड कहते हैं कि हमें अभी यहाँ पर वेट करना चाहिए जब तक तेसांग हमारे लिए बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता और हमें सिग्नल नहीं दे देता। इस तरफ रात में तेसांग साचीमोतो और यंगचंग से मिलने के लिए एक होटल में जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर वही लोग आ जाते हैं जो उसकी दुकान में मटका बेचने आए थे और अब वो लोग तेसांग को मारने लगते हैं, जिससे उसे काफी चोट आ जाती है। तेसांग कहता है कि कुछ पैसे लेकर इस मामले को खत्म करते हैं, मगर वो आदमी तेसांग से उसका पूरा हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर मांगने लगता है। ये सुनकर तेसांग अब उससे फाइट करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। तभी वहां पर एक जापानी पुलिस ऑफिसर आता है। तेसांग उसे बचाने के लिए कहता है, लेकिन वो तलवार वाला आदमी पुलिस ऑफिसर से कहता है कि ये कोई जापानी नहीं है बल्कि एक जोसन है, इसलिए इसके पीछे अपना टाइम बर्बाद मत करो। ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर तेसांग को बचाए बिना ही यहाँ से चला जाता है। तेसांग को अब एहसास होता है कि जोसन लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। इसके बाद तेसांग उन लोगों के सीनियर को मारता है और फिर उनसे लड़कर उन्हें हरा देता है। वो होटल में आता है, लेकिन उसे वहां पहुंचने में अब देर हो जाती है, जिस वजह से यंगचन और साचीमोतो यहाँ से चले गए होते हैं। इस तरफ चियोक छत के रास्ते से अंडरग्राउंड लैब में जाने लगती है। उसके डैड छत पर ही रहकर उसके वापस आने का वेट करते हैं। तभी चियोक को कुछ कैदी दिखाई देते हैं जिनका मुंह ढका होता है और जापानी सैनिक उन्हें कहीं लेकर जा रहे थे। इस तरफ तेसांग अपने घर वापस आता है, जहां पर उसे जुनतेक मिलता है और फिर यहाँ पर यंगचन साचीमोतो को लेकर आती है। साचीमोतो इनकी मदद करना चाहता था। साचीमोतो तेसांग को हॉस्पिटल के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जुनतेक भी कहता है कि मुझे भी हॉस्पिटल के अंदर जाना है, क्योंकि वहां पर मेरा एक साथी कैद है और मुझे उससे कुछ पूछना है। जिसके बाद साचीमोतो उन दोनों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो तेसांग को एक रिक्शा चलाने के लिए कहता है और जुनतेक को एक बॉक्स के अंदर छुपा देता है। जिसके बाद जब ये लोग हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं तो साचीमोतो सैनिकों से कहता है कि ये सामान डायरेक्टर इचिरो का है और ये बहुत ज्यादा है, इसीलिए मुझे इस रिक्शा वाले के साथ ही अंदर जाना होगा। डायरेक्टर इचिरो का नाम सुनकर वो सैनिक रिक्शे को अंदर जाने देते हैं, जिससे तेसांग और जुनतेक दोनों हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। वहीं गप्योंग भी चियोक और उसके डैड को तेसांग के अंदर पहुंचने का संदेश पहुंचाने के लिए हॉस्पिटल के पास फायर क्रैकर्स जलाने जाता है। दूसरी तरफ चियोक एक लैब में जाती है, जहां पर उसे शरीर के अलग अलग हिस्से कटे हुए रखे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चियोक काफी डर जाती है। तभी उसकी नजर वहां कैद हुए कुछ बच्चों पर जाती है। वो बच्चे चियोक से कहते हैं कि हमारी जान बचा लो। चियोक को उन मासूम बच्चों को देखकर उन पर तरस आ जाता है और चियोक उन सभी बच्चों को छुड़ाकर छत की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन तभी वहां पर एक डॉक्टर आता है जो बच्चों की जेल को खाली देखकर उन्हें ढूंढने लगता है। तभी चियोक उस डॉक्टर का गला काट देती है और उसे मार देती है। फिर वो बच्चों को लेकर छत की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी छत पर कुछ सैनिक ड्रिंक करने के लिए आ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। उन्हें देखकर चियोक के डैड वहीं छुपे रहते हैं, लेकिन तभी सैनिक चियोक के वहां आने की आवाज सुन लेते हैं, जिसके बाद चियोक के डैड तुरंत ही बाहर आ जाते हैं और सरेंडर करने लगते हैं। लेकिन तभी गप्योंग भी हॉस्पिटल के पास पहुंचकर वहां पर फायर क्रैकर्स जलाने लगता है। मौके का फायदा उठाकर उन सैनिकों पर हमला कर देते हैं और फायर क्रैकर्स की आवाज के बीच उन सैनिकों की गोली चलाने की आवाज भी नहीं सुनाई देती। चियोक भी तुरंत ही बाहर आकर उन सैनिकों पर हमला कर देती है और उन्हें मारने लगती है। ये लोग देखते ही देखते कुछ सैनिकों को मार देते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक चियोक के पीछे से उसे गोली मारने वाला था। लेकिन तभी वहां पर तेसांग आ जाता है और उस सैनिक को गोली मारकर चियोक की जान बचा लेता है। तेसांग को यहाँ देखकर चियोक को थोड़ा सुकून मिलता है। इधर जंगल में गप्योंग उसी चाइनीज आदमी मिस्टर वांग के साथ था, क्योंकि तेसांग ने उस समय गेम खेलते हुए मिस्टर वांग को यही काम करने के लिए कहा था। और ये फायर क्रैकर्स सभी लोग देख रहे होते हैं। लेडी मायदा भी अपने घर से इन फायर क्रैकर्स को चलता हुआ देखती हैं। कमिश्नर इशिकावा के पास जापानी सैनिकों की कंप्लेंट आती है कि ये पटाखे आखिर कौन चला रहा है, क्योंकि ग्योंगसोंग में इस समय पर पटाखे चलाना इल्लीगल होता है। और अब कमिश्नर इशिकावा तुरंत ही उन्हें पकड़ने निकल जाता है जो ये पटाखे चला रहे हैं। इधर तेसांग चियोक से पूछता है कि आखिर म्योंगजो कहाँ है, जिस पर चियोक तेसांग को वही सारे बच्चे दिखाती है और कहती है कि पहले हमें इन बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर निकालना होगा। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्टर इचिरो मॉन्स्टर को काबू करने के लिए एक घंटी बजाता है और उसके सामने उन्हीं मुंह ढके कैदियों को भेजता है जिन्हें चियोक ने देखा था। इचिरो के घंटी बजाने के बाद उसकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर उन्हें खाने आ जाती है। फिर इचिरो लेफ्टिनेंट काटो को बताता है कि ऐसा करने से मैं उस मॉन्स्टर से जान पहचान बना रहा हूँ और अब जब भी मैं ये बेल बजाऊंगा तो वो मॉन्स्टर समझ जाएगी कि मैं उसके लिए खाना लाया हूँ। इस तरह मैं उसका मालिक बन जाऊंगा।
इस तरफ तेसंग चियोक से उन बच्चों को बचाने की वजह पूछता है, जिस पर चियोक उससे बोलती है कि अगर हमने इन्हें नहीं बचाया तो वो जापानी सैनिक इन्हें मार देंगे। इसके बाद ये सभी लोग उन मरे हुए सैनिकों को एक जगह पर बांध देते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जापानी सैनिक उसी लैब में आते हैं और डॉक्टर को मरा हुआ देखकर ये समझते हैं कि बच्चे यहाँ से भाग गए और उन्होंने ही इस डॉक्टर को मारा है। अब ये लोग पूरे हॉस्पिटल में बच्चों को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ चियोक साचिमोतो को देखती है और तेसंग से उसके बारे में पूछती है, जिस पर तेसंग उसे अभी कुछ भी नहीं बताता। फिर वो एक बच्ची से पूछता है कि डॉक्टर उस लैब में आकर तुम्हारे साथ क्या करते थे। इस पर वो बच्ची उन्हें बताती है कि वो डॉक्टर हमें रोज इंजेक्शन देते थे और मेरे साथ कई और बच्चे भी कैद थे, लेकिन वो बीमारी की वजह से मर गए। फिर चियोक इन्हें बताती है कि मैंने ऐसी ही चीजें मंचूरिया में होती हुई देखी थी और वहाँ इंसानों पर एक लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और शायद वैसी चीजें ही इस हॉस्पिटल में भी हो रही हैं। ये जानकर तेसंग तुरंत ही म्योंगजो को बचाने जाने लगता है। तभी चियोक उसे रोकती है और कहती है कि पहले हमें इन बच्चों को बाहर निकालना चाहिए। इसके बाद ये सब लोग बच्चों को क्लीनर की गाड़ी में छुपाकर साचिमोतो के स्टूडियो रूम में लेकर आते हैं। तभी एक बच्चा साचिमोतो की बनाई स्केच को देखता है और डरकर उसकी चीख निकल जाती है। उसकी आवाज बाहर से गुजर रहा एक सैनिक सुन लेता है और अपने सीनियर के पास ये बताने जाने लगता है। तभी तेसंग और चियोक भी उन स्केच को देखते हैं और उन्हें देखकर चियोक तेसंग से दोबारा पूछती है कि ये आदमी आखिर कौन है, जिस पर तेसंग अब उसे बता देता है कि ये वही साचिमोतो है जिसे तुम ढूंढ रही थी। चियोक ये जानकर हैरान रह जाती है। चियोक तुरंत ही साचिमोतो को अपनी माँ की एक तस्वीर दिखाती है और कहती है कि क्या तुम्हें ये पिक्चर याद है, ये तुमने ही बनाई थी। साचिमोतो कहता है कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन तुम इन्हें कैसे जानती हो। इस पर चियोक कहती है कि ये मेरी माँ है और मैं पिछले 10 सालों से इन्हें ढूंढ रही हूँ। चियोक कहती है कि मैं हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन फिर 1 साल पहले मुझे ये तस्वीर मिली और मुझे पता चला कि ये तस्वीर तुमने बनाई है। चियोक कहती है कि क्या तुम्हें पता है मेरी माँ कहाँ है। साचिमोतो सोचता है कि अगर चियोक को पता चला कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर बन गई है तो उस पर क्या बीतेगी। ये सोचकर साचिमोतो चियोक से कहता है कि नहीं, मैं इन्हें नहीं जानता, मैंने सिर्फ इन्हें एक ही बार देखा था। ये सुनकर चियोक को काफी दुख होता है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो मॉन्स्टर के आगे रोज इंसानों को भेजता है और बेल बजाता है और मॉन्स्टर वहां आकर इंसानों को मार देती है, जिसे देखकर इचिरो काफी खुश होता है और लेफ्टिनेंट काटो से और भी मॉन्स्टर बनाने के लिए कहता है ताकि ये लोग उन मॉन्स्टर्स को जंग में इस्तेमाल कर सकें। इस तरफ तेसंग उन बच्चों में से एक सबसे बड़े लड़के को अपने कपड़े देता है और रिक्शा चलाने को कहता है और बाकी छोटे बच्चों को रिक्शे के अंदर और बॉक्स के अंदर छुपा देता है। इसके बाद तेसंग इन्हें यहाँ से भेज देता है और कहता है कि दाएं बाएं कहीं भी मत देखना और सीधे चलते जाना। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई तो तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ सैनिक आते हैं और साचिमोतो से बच्चों के बारे में पूछते हैं। उन्हें देखकर तेसंग और चियोक वहीं छुप जाते हैं। सैनिक क्लीनर की गाड़ी को भी खोलकर देखते हैं, लेकिन उन्हें उसमें कुछ भी नहीं मिलता और इसके बाद वो सारे सैनिक साचिमोतो से माफी मांगकर यहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचते हैं तो तभी वहां पर हॉस्पिटल के अंदर लेडी मायदा आने लगती हैं, जिन्हें आता देखकर सैनिक दरवाजा खोल देते हैं और तभी वो बच्चे रिक्शे को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मायदा भी इस अस्पताल से जुड़ी हुई हैं। खैर अब यहाँ पर बच्चे हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर पहुंचते हैं और मिस नावल को एक संदेश देते हैं, जिसे पढ़ने के बाद मिस नावल और गपियोंग उन बच्चों को घर के अंदर ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इचिरो मरे हुए डॉक्टर की डेड बॉडी को देखता है और समझ जाता है कि इसे बच्चों ने नहीं मारा, बल्कि हॉस्पिटल के अंदर कोई छुपकर आ गया है। अब तभी एक सैनिक आकर उसे बताता है कि लेडी मायदा आपसे मिलने आई हुई हैं। इचिरो तुरंत ही लेडी मायदा के पास आता है। लेडी मायदा इचिरो को बताती हैं कि तेसंग नाम का एक लड़का आपके हॉस्पिटल में आ चुका है। इस तरफ तेसंग म्योंगजो को छुड़ाने के लिए जेल तक जाने का प्लान बनाता है। तभी क्लीनर उसे बताता है कि मेरा भाई भी शायद से वहीं कैद होगा, उसके कान के पास एक बर्थमार्क है जिससे आप उसे पहचान सकते हैं। अगर आप लोग जेल तक पहुंचे तो उसे भी अपने साथ बाहर ले आइएगा। इसके बाद ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तेसंग चियोक को बोलता है कि साचिमोतो तुम्हें मिल गया है और तुमने म्योंगजो को भी ढूंढ लिया है, तो अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है, तुम अपने डैड के साथ यहाँ से जा सकती हो। मगर चियोक उससे कहती है कि तुम साचिमोतो को ढूंढकर हम तक लाए, इसीलिए हम म्योंगजो को ढूंढे बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे और अपना वादा पूरा करेंगे। इसके बाद चियोक, उसके डैड तेसंग और उसका दोस्त छत से वापस नीचे जाने लगते हैं। तभी जुनतेक छत पर बंधे सैनिकों को देखता है और एक तलवार उठाकर उन्हें मारने लगता है, क्योंकि वो एक फ्रीडम फाइटर था और उसे जापानियों से नफरत थी। लेकिन उसे ऐसा करते हुए एक सैनिक देख लेता है और पता करने के लिए छत पर जाने लगता है। इधर वो चारों लोग उसी लैब में दोबारा से चले जाते हैं। यहीं वो सैनिक छत पर आता है और वहां मरे हुए सैनिकों को देखता है और तुरंत ही बाकी सैनिकों को सीटी बजाकर अलर्ट करने लगता है। दूसरी तरफ लेडी मायदा इचिरो को बोलती हैं कि जब तक म्योंगजो का बच्चा पैदा नहीं हो जाता उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ये बात सुनकर इचिरो म्योंगजो को एक अलग जेल में डलवा देता है। वहीं वो मॉन्स्टर म्योंगजो की चीखने की आवाज सुनती है और लिफ्ट की तरफ आती है और खुद लिफ्ट को चालू करके नीचे चली जाती है।
वो मॉन्स्टर वहां मौजूद सैनिकों को जान से मार देती है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो लैब के बाहर और भी ज्यादा सैनिकों को तैनात कर देता है और कहता है कि अगर कोई भी अनजान आदमी दिखे तो उसे गोली मार दो। चियोक और बाकी सब छुपकर ये सब सुन रहे थे और अब ये लोग दूसरे रास्ते से जेल तक जाने लगते हैं। लेकिन छत से एक सैनिक नीचे जाने के रास्ते को खुला देख लेता है और चेक करने के लिए अंदर चला जाता है। उस सैनिक को ये लोग दिख जाते हैं। सैनिक इनका पीछा करने लगता है और एक रूम तक पहुंचकर इनसे फाइट करने लगता है। तभी जुनतेक इन्हें छोड़कर भाग जाता है। यहाँ तेसंग उस सैनिक से उसकी गन छीनकर उसे ही मार देता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर नीचे आकर और भी सैनिकों को मार देती है और लिफ्ट के जरिए इधर उधर घूमने लगती है। इस तरफ चियोक तेसांग के लगी चोट देखती है और उसकी पट्टी करने लगती है। तभी चियोक के डैड तेसांग को बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त जुनतेक हमें छोड़कर भाग गया। इस पर तेसांग बोलता है कि वो मेरी वजह से अंदर नहीं आया था, बल्कि वो अपने किसी दोस्त को ढूंढने आया था और हमारे बीच यही बात हुई थी कि हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। अब चियोक के डैड चियोक और तेसांग को म्योंगजा को ढूंढने के लिए दूसरे फ्लोर की जेल पर जाने के लिए कहते हैं और खुद तीसरे फ्लोर की जेल पर जाने का फैसला करते हैं। चियोक और तेसांग भी दूसरे फ्लोर पर म्योंगजा को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी तेसांग के सामने वो मॉन्स्टर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनतेक अपने साथियों से मिलता है और उससे उस हथियार डायनामाइट के बारे में पूछता है। दरअसल ग्योंगसुंग में जल्दी ही एक बड़ी रैली होने वाली थी जिसमें जापानी सेना के बड़े लीडर और उनके साथ खड़े होने वाले जोसन के गद्दार लोग भी शामिल होने वाले थे और ये लोग डायनामाइट से बम बनाकर उन्हें एक साथ मारने वाले थे ताकि पूरा कोरिया जापानियों से आजाद हो सके। लेकिन उस रैली से पहले ही इनके एक आदमी को पकड़ लिया गया जो डायनामाइट कहाँ छुपा है ये जानता था। जुनतेक उससे कहता है कि देश की आजादी सबसे पहले है, इसलिए मुझे बताओ तुमने वो डायनामाइट कहाँ छुपाया है। लेकिन वो आदमी कहता है कि पहले मुझे आजाद कराओ, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। जुनतेक उससे कहता है कि डायनामाइट के बारे में मुझे बता दो, मगर वो आदमी कुछ भी नहीं बताता और तभी वहां पर सैनिक आते हैं और जुनतेक को भी पकड़ लेते हैं। इस तरफ मॉन्स्टर तेसांग पर हमला करती है। तभी चियोक वहां पर आ जाती है और उस पर हमला करके गन उठाती है और उस पर गोलियां चलाने लगती है। वो तेसांग को बचाकर भागती है और वो दोनों एक दरवाजे के पीछे जाकर उसे बंद कर देते हैं और मॉन्स्टर से बच जाते हैं। यहीं गोली चलने की आवाज सुनकर चियोक के डैड भी वहां आते हैं और मॉन्स्टर को देखते हैं। वो मॉन्स्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही थी। चियोक के डैड चियोक को बचाने के लिए उसके पीछे आग लगा देते हैं और उसके ऊपर गोली चलाते हैं, जिसके बाद वो मॉन्स्टर आग की वजह से उन पर हमला नहीं कर पाती और वो यहाँ से निकल जाते हैं। इस तरफ तेसांग और चियोक को अब सैनिक चारों तरफ से घेर लेते हैं और हथियार जमीन पर फेंकने के लिए कहते हैं, लेकिन चियोक उनकी बात नहीं मानती। तभी तेसांग उसे समझाता है और हथियार फेंकने के लिए कहता है। उसकी बात मानकर चियोक अपना चाकू नीचे फेंक देती है। फिर ये सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो मरे हुए सैनिकों के पास जाते हैं और देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने लिफ्ट चलाना सीख लिया है। यह देखकर वो काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ वही सैनिक जुनतेक को पकड़कर इचिरो के पास ले जाते हैं और इचिरो जुनतेक को पहचान लेता है कि ये तो बुगैंग कंपनी के मालिक का बेटा है। इसलिए अब इचिरो उन सैनिकों से जुनतेक को लैब में डलवा देता है और कहता है कि इसे जिंदा रखना, ये हमारे काम आएगा। इस तरफ चियोक और तेसांग को सैनिक पकड़कर लेफ्टिनेंट काटो के पास ले जा रहे थे। तभी एक सीनियर सैनिक आता है और वो तेसांग को अपने साथ ले जाने लगता है। ये देखकर चियोक काफी डर जाती है और उसके पास जाने लगती है। तभी एक सैनिक उसे मारता है। ये देखकर तेसांग को गुस्सा आता है और वो कहता है कि उसे कुछ मत करो। यहाँ वही जोसन सैनिक ये सब देख रहा था, लेकिन वो मजबूर था, वो कुछ भी नहीं कर पाता। फिर इसके बाद चियोक को एक जेल में ले जाया जाता है और एक सैनिक चियोक से उसके हॉस्पिटल में घुसने की वजह पूछता है, मगर चियोक उसे कुछ भी नहीं बताती और बहुत ही रूडली बात करती है। ये सब सुनकर सैनिक को काफी गुस्सा आता है और वो चियोक को मारने लगता है, लेकिन मारने पर भी चियोक उसे कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद वो सैनिक चियोक को टॉर्चर करने के लिए उसके कपड़े उतारने लगता है, लेकिन तभी वहां पर कर्नल काटो आ जाते हैं और उसे ऐसा करने से रोकते हैं। इस तरफ वो सीनियर ऑफिसर तेसांग को एक रूम में लेकर जाता है और उसे जिंदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बदले में वो सैनिक तेसांग से ग्योंगसुंग में एक घर और काफी पैसे मांगता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें जिंदा बाहर निकाल दूंगा। ये सीनियर ऑफिसर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ म्योंगजा को बचाने आए हो और हम जब साचीमोतो से पूछताछ कर रहे थे तो मैंने तुम्हें वहाँ छुपा हुआ देख लिया था, लेकिन मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ये सारी बातें सुनने के बाद तेसांग उस सैनिक से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ म्योंगजा कहाँ पर है और वो सैनिक चियोक को कहाँ ले गए हैं, वरना मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं मानूंगा। अब इसके बाद इनके बीच क्या डील होती है ये हमें नहीं दिखाया जाता और तेसांग को एक जेल में कैद कर दिया जाता है। वहीं चियोक को लेफ्टिनेंट काटो अपने साथ अपनी लैब में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो जुनतेक के डैड से मिलता है और उन्हें बताता है कि कल रात आपका बेटा हमारे अस्पताल में बिना इजाजत घुस गया और पता चला कि वो विरोधियों के साथ मिला हुआ है, इसलिए अगर आप उसे छुड़वाना चाहते हो तो हम जितने पैसे कहते हैं हमें दे दो। वहीं दूसरी तरफ एक सैनिक जुनतेक से हॉस्पिटल में घुसने की वजह पूछता है और उसे उन सभी लोगों का नाम लिखने के लिए कहता है जो उसके साथ हॉस्पिटल के अंदर आए थे।
और ये लोग जुनतेक के अंदर एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देते हैं और उसे सब लिखने के लिए सिर्फ आधे घंटे का टाइम देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तभी जुनतेक की नजर एक कटे हुए सर पर जाती है जिसके कान के नीचे वैसा ही निशान था जैसा क्लीनर ने अपने भाई के बारे में बताया था, जिससे जुनतेक समझ जाता है कि ये सर क्लीनर के भाई का ही है और उसे भी मार दिया गया है। अब तभी कहानी पास्ट में जाती है जहाँ पर जुनतेक ने एक पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है जिस वजह से उसे वॉमिट होने लगती है। तभी तेसांग उसके पास आता है और उसे वापस घर जाने को बोलता है, लेकिन जुनतेक तेसांग को बताता है कि जितने भी पैसे मेरे डैड ने कमाए हैं वो जोसन लोगों को धोखा देकर कमाए हैं और इस वजह से मैं उनसे और अपने आप से नफरत करने लगा हूँ। जुनतेक तेसांग से कहता है कि तुम भी हम लोगों के साथ मिल जाओ और देश की मदद करो, मगर तेसांग उससे बोलता है कि मुझे लंबी और बड़ी जिंदगी जीनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। ये कहकर वो जाने लगता है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ तेसांग इस सबको याद कर रहा होता है। यहीं जेल में कैद हुए दूसरे लोग अब बातें करने लगे थे कि जब हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक ही यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा तो हमारा बाहर निकल पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि तेसांग ने उस सीनियर सैनिक को पैसे देने के बदले में उससे 3 शर्तें पूरी करने के लिए कहा था। पहली शर्त में वो मिस नावल को अपना एक संदेश भिजवाता है जिसमें उसने एक पूरा प्लान तैयार कर रखा था, और दूसरी शर्त में वो अपने जेल के आसपास से सभी सैनिकों को हटवाने के लिए कहता है ताकि वो आराम से जेल से भाग सके, और तीसरी शर्त में वो च्योक का पता पूछता है ताकि वो च्योक को बचा सके। वो सैनिक उसकी सारी शर्तों को मान लेता है और अब वो ऐसा ही करने लगता है। वो मिस नावल को फोन करके तेसांग का पूरा प्लान बताता है और फिर उसके जेल के आसपास से सभी सैनिकों को हटवा देता है। लेकिन तेसांग जैसे ही जेल से बाहर आता है तो तभी बाकी कैदी और जुनतेक का दोस्त भी उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। तेसांग जुनतेक के दोस्त को लॉक की चाबी देता है और कहता है कि जब तक मैं अपना काम खत्म करके वापस ना आ जाऊं तो तब तक आप यहाँ से बाहर मत निकलिएगा, इसके बाद हम सब मिलकर यहाँ से बाहर जाएंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो च्योक को अपने रूम में लाता है और बताता है कि मैं भी पहले मंचूरिया में था। फिर लेफ्टिनेंट काटो च्योक से हॉस्पिटल के अंदर आने की वजह पूछता है। इस पर च्योक उसे बताती है कि मैं पिछले 10 सालों से अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ और जब मैं उन्हें मंचूरिया में ढूंढने गई थी तो तब मुझे पता चला कि तुम लोगों ने मंचूरिया में मैनवोल आइलैंड पर क्या किया। च्योक बोलती है कि तुम उस मॉन्स्टर को मंचूरिया से यहाँ लाए हो ना। तभी लेफ्टिनेंट काटो च्योक की आंखों को देखता है और पूछता है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। लेफ्टिनेंट काटो कहता है कि मुझे लगता है मैंने ये आंखें पहले कभी देखी हैं। लेफ्टिनेंट काटो च्योक से उसकी माँ का नाम पूछता है। च्योक उसे बताती है कि मेरी माँ का नाम शेशिन है। च्योक की माँ का नाम सुनकर वो समझ जाता है कि वो मॉन्स्टर बनी औरत च्योक की माँ ही है। लेफ्टिनेंट काटो च्योक से पूछता है कि जब तुम उस मॉन्स्टर के सामने गई तो तुम्हें कुछ अजीब लगा। च्योक कहती है कि नहीं, मैं बस भागकर अपनी जान बचाने में बिजी थी। च्योक उससे पूछती है कि अचानक तुमने मेरी माँ का नाम क्यों पूछा, क्या तुम मेरी माँ को जानते हो। लेकिन लेफ्टिनेंट काटो उसे कुछ भी नहीं बताता और च्योक को भी पानी में वही वॉर्म डालकर देता है जिसे पीने से उसकी माँ मॉन्स्टर बनी थी। लेकिन च्योक वो पानी नहीं पीती। इसके बाद लेफ्टिनेंट काटो च्योक को जेल में डालने के लिए कहता है और बोलता है कि मुझसे बिना पूछे इस लड़की को कोई भी नहीं छुएगा। तभी च्योक को जेल में डालते समय वही जोसन सैनिक उसके हाथ में एक चाकू दे देता है ताकि इससे वो अपने हाथ खोल सके। इस तरफ तेसांग ये सब होता हुआ चुपचाप देख रहा था। फिर च्योक को जेल में डालकर सैनिक बाहर आने लगते हैं। ये देखकर तेसांग वहीं छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ जुनतेक के डैड इचिरो को जुनतेक को छोड़ने के लिए उसके मांगे पैसे दे देते हैं। उन पैसों को लेकर इचिरो बिना कुछ बोले ही वहां से चला जाता है। इसके बाद मिस नावल और गपियोंग वहां आते हैं और जुनतेक के डैड से कहते हैं कि आप उस आदमी के भरोसे मत बैठिए, हमने आपके बेटे को छुड़ाने का एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है। ये लोग अब उन सभी लोगों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने की प्लानिंग करने लगते हैं। इस तरफ च्योक को एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है जो कि उसकी माँ ने ही लिखा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के समय उन्हें भी इसी जगह पर कैद किया गया था। यहाँ च्योक उस मैसेज को पढ़ती है जिसमें उसकी माँ ने लिखा था कि मेरी बेटी च्योक, मैं तुम्हें काफी मिस कर रही हूँ। ये देखकर च्योक बहुत रोने लगती है और च्योक को यकीन हो जाता है कि उसकी माँ भी इसी जेल में कहीं कैद है और लेफ्टिनेंट काटो उन्हें देख चुका है, इसी वजह से वो मेरी आंखों को पहचानता था। इस तरफ च्योक को छुड़ाने के लिए तेसांग वहां आता है और दोनों सैनिकों को मार देता है और च्योक के पास आता है। च्योक उसे बताती है कि मेरी माँ भी इसी जेल में कैद थी और शायद अभी भी वो यहीं पर है। तेसांग भी उस मैसेज को पढ़ता है। अब तभी च्योक अपनी माँ को ढूंढने जाने लगती है। तेसांग उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि यहाँ हर तरफ जापानी सैनिक तैनात हैं और तुम उनका सामना कैसे करोगी। तेसांग च्योक के लिए काफी परेशान था। तभी च्योक उसे गले लगाती है और कहती है कि 10 सालों से मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूँ और आज जब मुझे पता चला है कि वो यहाँ पर हैं तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। ये सुनकर तेसांग अब उसे जाने देता है। इसके बाद तेसांग बाकी कैदियों को छुड़ाने उनके पास जाने लगता है। दूसरी तरफ जुनतेक अब मजबूर होकर सैनिकों की बात मानता है और हॉस्पिटल में आने की वजह और अपने साथियों के बारे में सब कुछ लिख देता है। इस तरफ तेसांग कैद हुए लोगों के पास वापस आता है, लेकिन वो देखता है कि वो सब लोग तो यहाँ से पहले ही भाग चुके हैं।
वहीं दूसरी तरफ च्योक लेफ्टिनेंट काटो के पास जाती है और उसके सर पर गन तान लेती है और कहती है कि बताओ मेरी माँ कहाँ है, मैं जानती हूँ वो यहीं पर है। यहीं तेसांग के सामने अब वही मॉन्स्टर आ जाती है और तेसांग उसके ऊपर गोली चलाने लगता है। और इसी एंडिंग के साथ ग्योंगसोंग क्रिएचर के 5 एपिसोड्स की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अब छठे एपिसोड की शुरुआत में हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां तेसांग के बचपन को दिखाया जाता है और उसकी माँ उसे एक रूम में छुपा रही होती है। तेसांग की माँ उससे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाहर मत आना और हमेशा अपने लिए जिंदगी जीना, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारी मदद के लिए आएगा। ये कहकर वो तेसांग को छुपा देती है। तभी यहाँ पर पुलिस आकर तेसांग की माँ को मारने लगती है। दरअसल तेसांग के डैड भी फ्रीडम फाइटर्स के साथ काम कर रहे थे और पुलिस तेसांग की मॉम से उनके हस्बैंड के बारे में पूछती है, लेकिन वो मना करती हैं और इसी वजह से पुलिस उन्हें मारती है और पकड़कर ले जाती है। इस सब से हमें पता चलता है कि तेसांग अपनी माँ से किए हुए वादे की वजह से ही किसी भी फ्रीडम फाइटर और अपने दोस्त जुनतेक की मदद नहीं करता और बस अपने ही बारे में सोचता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ तेसांग सोच रहा होता है कि च्योक जब से उसकी जिंदगी में आई है वो बदल गया है और वो अपने अलावा भी दूसरों के बारे में सोचने लगा है। यहीं पर जुनतेक का दोस्त हॉस्पिटल में सभी कैदियों को जेल से आजाद कराकर उनके साथ भागने की कोशिश कर रहा था, पर वहाँ सैनिक आ जाते हैं और बिना सोचे समझे इन पर गोलियां चला देते हैं और कई कैदियों को मार देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर तेसांग आता है और उन सैनिकों को मार देता है। तेसांग सभी कैदियों को एक जगह छुप जाने के लिए कहता है, मगर तभी यहाँ पर उनके सामने वही मॉन्स्टर आ जाती है और वो एक आदमी को मार देती है। वो जुनतेक के दोस्त को भी मारने वाली थी। ये देखकर तेसांग मॉन्स्टर पर गोली चलाता है। तभी मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है और वो तेसांग के ऊपर सामान फेंक कर उसे मारने लगती है। लेकिन इसी दौरान एक नाइट्रोजन गैस सिलेंडर तेसांग के पास आकर गिरता है और तेसांग ये देखकर समझ जाता है कि इस मॉन्स्टर को नाइट्रोजन गैस से ही रोका जा सकता है। तेसांग उस नाइट्रोजन सिलेंडर को तोड़ देता है जिससे वहां हर तरफ नाइट्रोजन गैस फैल जाती है और मॉन्स्टर कमजोर पड़ जाती है। तेसांग तुरंत ही जुनतेक के दोस्त को वहां से लेकर भाग जाता है, लेकिन फिर यहाँ नाइट्रोजन की वजह से एंथ्रेक्स निकलने लगते हैं और वहां पड़ी डेड बॉडीज के ऊपर गिरते हैं जिससे वो डेड बॉडीज जलने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ च्योक लेफ्टिनेंट काटो के पास जाती है और उसके सर पर गन रखकर अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर लेफ्टिनेंट काटो उसे वही वॉर्म दिखाता है और बताता है कि हम इस सीरम की मदद से मॉन्स्टर्स बना रहे हैं और तुमने जिस मॉन्स्टर को देखा वो इसी को पीने की वजह से बनी है और असल में वो तुम्हारी माँ है। ये सुनकर च्योक हैरान रह जाती है। वहीं बाहर शहर में मिस नावल और गपयोंग ने जुनतेक के डैड के साथ मिलकर सभी लोगों को हॉस्पिटल के अंदर से बाहर निकालने का प्लान बना लिया था और अब जुनतेक के डैड मिस नावल और गपयोंग के कहने पर कमिश्नर इशिकावा के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि शहर से लोगों के गायब होने के पीछे उंगसोंग हॉस्पिटल का हाथ है और मैं चाहता हूँ कि आप उन सभी लोगों को ढूंढने हॉस्पिटल में जाओ। लेकिन इशिकावा ऐसा करने से मना करता है, मगर जुनतेक के डैड उसे बताते हैं कि तेसांग और मेरा बेटा भी अंदर ही फंसे हुए हैं और उन्होंने म्योंगजा को भी ढूंढ लिया है जो कि अंदर कैद है। ये बात सुनकर कमिश्नर इशिकावा हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर जुनतेक के डैड बाहर आकर मिस नावल और गपयोंग को इशारे से बताते हैं कि बात बन गई है। लेकिन फिर यहाँ से जाते हुए गपयोंग मिस नावल से पूछता है कि क्या हम जुनतेक के डैड पर भरोसा कर सकते हैं, जिस पर मिस नावल उसे बताती हैं कि मैं तो आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। गपयोंग ये सुनकर कहता है कि हम हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर के लोग आपस में एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। लेकिन मिस नावल उससे कहती हैं कि अगर तुम किसी दिन ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जहाँ कोई तुम्हें सच बोलने के लिए टॉर्चर करे, तुम्हारे नाखून जड़ से उखाड़ ले और तुम्हें बिजली के शॉक दे, तो तुम बिना सोचे समझे सच बोल देना, इससे तुम धोखेबाज नहीं कहलाओगे। मगर ये सुनकर गपयोंग उनसे कहता है कि मैं ऐसी मुसीबत में भी किसी को धोखा नहीं दूंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। तभी मिस नावल जेल को देखती हैं और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस नावल को इसी जेल से बाहर फेंका जाता है और उनकी हालत काफी बुरी होती है। पुलिस ऑफिसर्स ने उन्हें काफी पीटा था और उन्हें टॉर्चर किया गया होता है। ये देखकर उनके पास वहाँ बैठा हुआ छोटा तेसांग आता है और मिस नावल को खाने के लिए कुछ देता है। फिर तेसांग उनसे पूछता है कि क्या आपने मेरी माँ को देखा। पुलिस ऑफिसर्स उन्हें भी अंदर ले गए थे, लेकिन अब तक वो बाहर नहीं आई हैं। तेसांग मिस नावल को अपनी माँ का नाम बताता है, लेकिन तेसांग की मॉम का नाम सुनकर वो मना करती हैं। प्रेजेंट टाइम में मिस नावल उस सबको याद करके उदास हो जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तेसांग जुनतेक के दोस्त पर बहुत ही गुस्सा करता है और बोलता है कि मैंने तुमसे वहीं रुकने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम सब लोगों को लेकर यहाँ क्यों आ गए। यहाँ जुनतेक के दोस्त को भी अपने साथियों की मौत पर काफी दुख होता है और उसने जो किया उस पर पछतावा भी होता है। अब तभी उनके पास च्योक के डैड आते हैं और तेसांग से पूछते हैं कि च्योक कहाँ पर है, जिस पर तेसांग उन्हें बताता है कि च्योक को लगता है कि उसकी माँ भी इसी हॉस्पिटल में कहीं पर कैद है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने गई हुई है। फिर तेसांग च्योक के डैड को हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट दिखाता है और च्योक के डैड को सभी कैदियों को एक वार्ड में ले जाने के लिए कहता है जहाँ पर पहले मरीजों को रखा जाता था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी मरीज नहीं है, इसी वजह से वहाँ सैनिक भी नहीं आते।
ये सुनकर चियोक के डैड उससे पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर तेसांग कहता है कि मैं चियोक को ढूंढकर आप सबके पास लेकर आता हूँ। इस तरफ चियोक को लेफ्टिनेंट काटो की बात पर अभी भी भरोसा नहीं होता। तब लेफ्टिनेंट काटो उससे बोलता है कि अगर तुम्हें अभी भरोसा नहीं हो रहा तो तुम इस वर्म को खुद पीकर देख सकती हो। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर चियोक को गुस्सा आ जाता है और चियोक उसे मारने लगती है और मॉन्स्टर को कैसे रोक सकते हैं ये पूछती है। लेकिन लेफ्टिनेंट काटो उसे कुछ भी नहीं बताता और हंसने लगता है। अब तभी यहाँ पर एक सैनिक आता है जो लेफ्टिनेंट काटो को बताता है कि हमें कुछ कैदियों की लाशें मिली हैं और उनकी बॉडी एंथ्रेक्स की वजह से जल गई है और मॉन्स्टर भी वहां से भाग चुकी है। अब तभी चियोक सामने आती है जो कि वहां छुपी हुई थी और चियोक उस सैनिक के सर पर गन तान लेती है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो को उन सभी कैदियों के भागने के बारे में पता चलता है, जिसके बाद वो उसी सीनियर सैनिक को बुलाता है जिसने तेसांग की भागने में मदद की थी। इचिरो उस सैनिक से पूछता है कि तुम्हारे होते हुए वो सारे कैदी आखिर कैसे भाग गए। इचिरो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे मारने लगता है और उससे कहता है कि उन सभी को ढूंढ कर लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को यहाँ मार दूंगा और तुम पर एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब तभी इचिरो के पास एक सैनिक आता है और इचिरो को बताता है कि कमिश्नर इशिकावा आपसे मिलने आए हैं। ये सुनकर इचिरो यहाँ से चला जाता है। वहीं चियोक उसी सैनिक के कपड़े पहनकर लेफ्टिनेंट काटो के साथ मॉन्स्टर को ढूंढने जाने लगती है। तभी कुछ सैनिक वहां आते हैं और लेफ्टिनेंट काटो को बताते हैं कि वो मॉन्स्टर दूसरे लेवल पर है और हम वहां नाइट्रोजन फेंकेंगे और अगर उससे वो मॉन्स्टर बेहोश नहीं हुई तो हम उसे गोलियों से मार देंगे। मगर लेफ्टिनेंट काटो कहता है कि उसको मारने का बस एक ही तरीका है, वो है उसे जलाना। लेफ्टिनेंट काटो चियोक से बात करने लगता है और कहता है कि क्या तुम अपनी माँ को जला पाओगी। अब तभी सैनिक चियोक को देख लेते हैं और उसे पहचान कर उस पर पीछे से हमला करते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। वहीं लेडी मायदा के पास अपने एक खबरी का मैसेज आता है जिससे उन्हें पता चल जाता है कि म्योंगजो को बचाने का मिशन शुरू हो चुका है। लेकिन अब लेडी मायदा का वो खबरी कौन है इसका पता हमें आगे चलेगा। खैर यही मिस नावल एक आदमी को एक मैसेज देती है, फिर वो मैसेज दूसरे आदमी के पास जाता है, फिर एक और आदमी के पास जाता है, फिर एक और आदमी के पास जाता है, फिर एक और आदमी के पास जाता है। इस तरह सभी लोगों को पता चल जाता है कि आज रात में उन्हें क्या काम करना है। वहीं दूसरी तरफ कमिश्नर इशिकावा हॉस्पिटल में पहुंचता है और अंदर जाने लगता है, मगर इचिरो उसे अंदर जाने से मना करता है और कहता है कि अंदर बीमारी फैली हुई है। पर इशिकावा इचिरो को बताता है कि हमें खबर मिली है कि शहर से गायब हो रहे लोगों के पीछे इसी हॉस्पिटल का हाथ है। मगर इचिरो मना करता है। कमिश्नर इशिकावा उससे बोलता है कि हम बस यहाँ पर फॉर्मेलिटी पूरी करने आए हैं, इसलिए हमें बस अंदर आने दो, हम जांच नहीं करेंगे। ये सुनकर इचिरो उन्हें अंदर आने देता है और अपने एक सैनिक को म्योंगजा को किसी दूसरी जेल में डालने के लिए कहता है। लेकिन यहीं पर इशिकावा के साथ गपियों को भी दिखाया जाता है जो कि एक पुलिस ऑफिसर बनकर पुलिस ट्रक लेकर अंदर आ गया होता है, क्योंकि ये सब उनके प्लान का एक हिस्सा है और इनके प्लान में अब इशिकावा भी शामिल हो चुका है। इस तरफ तेसांग चियोक को ढूंढने लेफ्टिनेंट काटो के लैब में जाता है और यहाँ पर वो एक सैनिक को बंधा हुआ देखता है। तेसांग उससे पूछता है कि चियोक कहाँ पर है, जिस पर वो सैनिक बोलता है कि उस लड़की ने मुझे मारा और वो लेफ्टिनेंट काटो के साथ चली गई। वहीं दूसरी तरफ चियोक को होश आता है तो वो अपने आप को एक जगह पर लोहे की जंजीरों से बंधी हुई पाती है और सैनिक चियोक को चारा बनाकर मॉन्स्टर के वहां आने का इंतजार कर रहे होते हैं और वो लोग नाइट्रोजन गैस और गन लेकर मॉन्स्टर को मारने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। फिर वहां पर मॉन्स्टर आती है। चियोक उसके गले में अपनी मॉम को दिया हुआ वही लॉकेट देखती है और समझ जाती है कि लेफ्टिनेंट काटो सच बोल रहा था, ये मॉन्स्टर ही मेरी माँ है। चियोक ये सब देखकर रोने लगती है। तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करती है। चियोक उसे कहती है कि माँ रुक जाइए। मॉन्स्टर माँ शब्द सुनकर वहीं रुक जाती है और चियोक को पहचान लेती है कि ये तो मेरी बेटी है। तभी लेफ्टिनेंट काटो सैनिकों को उस पर हमला करने को बोलता है और सैनिक गोलियां चलाने लगते हैं। तभी मॉन्स्टर चियोक को बचाती है। ये देखकर लेफ्टिनेंट काटो नाइट्रोजन गैस छोड़ने के लिए कहता है और सैनिक मॉन्स्टर पर नाइट्रोजन गैस डालने लगते हैं और गोलियों से हमला करते हैं। तभी मॉन्स्टर चियोक की चैन तोड़ती है और उसे दूर फेंक देती है ताकि उसकी बेटी को चोट ना लगे। चियोक मॉन्स्टर यानी कि अपनी माँ को गोली लगते देख बहुत दुखी होती है और अपनी माँ के पास जाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी यहाँ पर तेसांग आ जाता है और उसे वहां से बचाकर ले जाता है। चियोक तेसांग को बताती है कि वो मॉन्स्टर मेरी माँ है। चियोक बहुत रोती है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो मॉन्स्टर को अब बेहोश करके वापस जेल में डाल देता है और फिर सैनिकों से चियोक और तेसांग को ढूंढकर उन्हें मार डालने के लिए कहता है, जिसके बाद सारे सैनिक चियोक और तेसांग को ढूंढने में लग जाते हैं। वहीं तेसांग चियोक को लेकर एक सेफ जगह पर आ जाता है और उसे खाने के लिए कुछ देता है। चियोक ने तेसांग को सब कुछ बता दिया होता है कि वो मॉन्स्टर ही मेरी माँ है और ये सब जानकर तेसांग को काफी दुख होता है। तेसांग चियोक को बताता है कि मेरी माँ ने भी मुझे बचपन में छोड़ दिया था और मुझसे ये वादा लिया था कि मैं हर हालत में जिंदा रहूं और अपने लिए जीऊं। तेसांग कहता है कि हमारा इस वक्त इस जगह से निकलना ज्यादा जरूरी है, हम कुछ दिनों बाद वापस आएंगे और फिर तुम्हारी माँ को बचाने के बारे में सोचेंगे। चियोक उसकी बातें सुनकर बहुत रोती है। ट्रक को हॉस्पिटल के पीछे एक तरफ लगा देता है।
मगर एक सैनिक उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और ऐसा करने से मना करता है। पर गप्योंग उसे बोलता है कि मैं इशिकावा सर का इंतजार कर रहा हूँ। गप्योंग उस सैनिक को अपनी बातों में फंसा लेता है और अपने साथ ड्रिंक करने के लिए दूर ले जाता है। इस तरफ च्योक और तेसांग सैनिकों के कपड़े पहनकर उसी जोसन सैनिक के साथ सब कैदियों के पास आ जाते हैं। च्योक के डैड उन पर हमला करने वाले थे, लेकिन तभी वो च्योक और तेसांग को देखकर काफी खुश होते हैं। ये सब यहाँ से निकलने वाले थे और अब तभी यहाँ पर वही सीनियर सैनिक भी आ जाता है जिसको तेसांग ने पैसे दिए थे, और ये सैनिक म्योंगजा को भी अपने साथ ले आया होता है। ये तेसांग से कहता है कि मैं म्योंगजा को तुम्हारे लिए ले आया हूँ, बदले में तुम मुझे भी अपने साथ यहाँ से बाहर ले चलो। तेसांग मान जाता है। फिर तेसांग सबको बताता है कि हम सब लोगों को 10 मिनट में नीचे खड़े ट्रक पर चढ़ना होगा, और अगर कोई भी 10 मिनट में नहीं चढ़ पाया तो उसे यहीं छोड़ दिया जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वहीं दूसरी तरफ सारे सैनिक पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देते हैं और हर जगह पर तेसांग और च्योक को ढूंढने लगते हैं। इस तरफ तेसांग उस वार्ड की खिड़की को खोलता है और एक रस्सी की मदद से एक एक करके सबको नीचे ट्रक में भेजने लगता है। तभी च्योक सैनिकों को देखने के लिए रूम की डोर पर खड़ी हो जाती है। तेसांग उसे भी ट्रक में जाने के लिए कहता है, पर च्योक कहती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। अब तभी यहाँ पर एक सैनिक इन्हें ढूंढता हुआ आता है और इन्हें देखकर अपनी गन से इन पर गोली चलाने वाला था, लेकिन तभी वही जोसन सैनिक उस पर गोली चलाता है और उसे मार देता है। मगर गोली चलाने की आवाज अब सारे सैनिकों को सुनाई देती है और सारे सैनिक उसी वार्ड की तरफ आने लगते हैं। तेसांग भी ये सब समझ जाता है और वो एक बेड और कुछ फर्नीचर की चीजों से एक दीवार बनाता है और गन लेकर उन सैनिकों को रोकने के लिए वहीं बैठ जाता है ताकि बाकी सभी लोगों को भागने का टाइम मिल सके। उसे ऐसा करते हुए देखकर च्योक भी उन सैनिकों को रोकने के लिए तैयार हो जाती है। तेसांग उसे कहता है कि तुम भी सब लोगों के साथ नीचे चले जाओ, पर च्योक उसकी बात नहीं सुनती और सैनिकों का वहां आने का इंतजार करने लगती है। तभी वही जोसन सैनिक भी उन दोनों के पास आता है और उनका साथ देने के लिए कहता है। फिर इसके बाद बहुत सारे सैनिक वहां आते हैं और दूर से इन्हें देखकर इन पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर इशिकावा इचिरो से पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, जिस पर इशिरो बोलता है कि अगर तुम्हें सच जानना है कि इस जगह पर क्या चल रहा है तो तुम्हें हमारे गवर्नर से परमिशन लेनी होगी, नहीं तो एक और रास्ता भी है, तुम घर जाकर लेडी मायदा से इस सब के बारे में पूछ सकते हो। इचिरो कहता है कि मैं तो बस आपको इतना ही बता सकता हूँ कि जो भी जोसन एक बार इस जगह पर आता है तो वो कभी भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाता। इस तरफ वो सारे सैनिक जैसे ही हमला करना बंद करते हैं तो वो तीनों मिलकर सैनिकों पर हमला कर देते हैं और कई सारे सैनिकों को मार देते हैं। तभी सैनिक उन्हें हमला करते हुए देखकर पीछे हटने लगते हैं, लेकिन यहीं पर तेसांग और च्योक देखते हैं कि उनके दोस्त जोसन सैनिक को गोली लग गई है और वो मरने लगता है। च्योक को ये सब देखकर काफी दुख होता है क्योंकि च्योक ने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें जिंदा बाहर लेकर जाऊंगी। च्योक उससे कहती है कि हिम्मत रखो, हम बाहर निकलेंगे, लेकिन वो जोसन सैनिक एक लॉकेट च्योक को देता है और अपने घर का पता बताकर उससे कहता है कि ये लॉकेट मेरी माँ को दे देना। इसके बाद वो जोसन सैनिक यहीं मर जाता है। च्योक उसे मरता देखकर बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। तेसांग उसे समझाता है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तेसांग च्योक को वहां से चले जाने के लिए कहता है। च्योक तेसांग से कहती है कि क्या हमारे यहाँ से चले जाने से सब ठीक हो जाएगा, कोई भी इस तरह की मौत डिजर्व नहीं करता है, मेरी माँ भी मॉन्स्टर बनना डिजर्व नहीं करती थी। तेसांग उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ और इसी वजह से मैं अपनी आखिरी सांसों तक इनसे लड़ता रहूंगा, चाहे कुछ भी ठीक हो या फिर ना हो। ये बात सुनकर च्योक नीचे जाने के लिए मान जाती है और नीचे जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सारे सैनिक अब दोबारा से हमला करने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी वहां पर कुछ और सैनिक आते हैं और इन्हें बताते हैं कि डायरेक्टर इचिरो ने सभी जोसन कैदियों को जिंदा पकड़ने के लिए कहा है। इस तरफ जब सभी लोग नीचे चले जाते हैं तो तेसांग जुनतेक के दोस्त को भी नीचे जाने के लिए बोलता है और कहता है कि हम में से किसी एक को तो यहाँ रुककर उन सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा, इसलिए मैं यहीं रुकूंगा और उनका ध्यान भटकाऊंगा और तुम सब आराम से हॉस्पिटल से बाहर निकल जाना। जिसके बाद वो जुनतेक के दोस्त को भी नीचे भेजता है और रस्सी को नीचे फेंक देता है और खिड़की को बंद कर लेता है। ऐसा करते हुए देखकर च्योक जुनतेक के दोस्त से तेसांग के बारे में पूछती है, जिस पर वो च्योक को बताता है कि तेसांग यहीं रुककर उनका ध्यान भटकाएगा। ये सुनकर च्योक तेसांग के पास जाने लगती है, पर उसके डैड उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि अगर हम थोड़ी देर और यहाँ रुके तो ये सब लोग मारे जाएंगे। उनकी ये बात सुनकर च्योक सबको बचाने के लिए ट्रक में बैठ जाती है। गप्योंग भी ये सब देख रहा था कि उसके मालिक अभी तक बाहर नहीं आए हैं, मगर उसे मिस नावल की बात याद आती है जिसमें वो गप्योंग से कहती हैं कि तुम्हें ट्रक को टाइम पर निकालना होगा, चाहे तेसांग सर ही ट्रक में बैठने से रह जाएं। इस बात को याद करके गप्योंग ट्रक को वहां से ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सैनिक इचिरो की बात मानने से इनकार कर देते हैं और सब लोगों को जान से मार डालने के लिए कहते हैं। जिसके बाद वो लोग दोबारा से हमला करते हैं और तेसांग अब अकेले उनका सामना करता है। तभी उसके हाथ पर भी एक गोली लग जाती है, जिससे तेसांग भी अब घायल हो जाता है और वहां बने दूसरे रास्ते से भाग जाता है। तभी सैनिक भी उसके पीछे लग जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ इशिकावा अब वापस जाने लगता है और गप्योंग भी ट्रक लेकर वापस आ जाता है, जिसके बाद ये सब लोग हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन इशिकावा अपने पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जैसे ही म्योंगजा बाहर आ जाए तो ट्रक में मौजूद दूसरे लोगों को जान से मार देना। इस तरफ तेसांग भागते भागते एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारे लोगों के कंकाल पड़े होते हैं। तेसांग उन हड्डियों पर गिरता है और वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस नावल अपने एक बहुत ही कीमती सामान को एक जापानी आदमी को बेचती हैं, जिसके बाद वो औरत मिलिट्री ऑफिसर को कॉल करती है और वो मिलिट्री ऑफिसर जुनतेक को छोड़ देता है और उसके पिता के पास पहुंचा देता है। मगर जुनतेक काफी डरा हुआ होता है। यही मिस नावल जुनतेक के डैड को डील पूरी होने का इशारा करती हैं और प्लान को आगे बढ़ाने के लिए चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा एक जंगल में गप्योंग के ट्रक को रुकवाता है और म्योंगजा को उसके अंदर से बाहर निकलवा लेता है। म्योंगजा इशिकावा को देखकर काफी खुश होती है और उसके गले लग जाती है। गप्योंग ट्रक लेकर आगे जाने लगता है। तभी एक ट्रक बाकी लोगों को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो और काटो को अब पता चलता है कि सभी जोसन सैनिकों को भगाने के पीछे सीनियर सैनिक सोमा का हाथ था। ये सैनिक बताता है कि सोमा सर म्योंगजा के साथ यहाँ आए थे क्योंकि वो म्योंगजा को छुड़ाकर यहाँ से भाग रहे थे। अब तभी लेफ्टिनेंट काटो अपनी लैब में रखे उसी कप के पानी को देखता है जिसके अंदर उसने नाजिन डालकर चियोक को पीने के लिए दिया था और अब वो कप बिल्कुल खाली दिखाई देता है। ये देखकर लेफ्टिनेंट काटो सैनिक से पूछता है कि इस कप में रखा पानी आखिर किसने पिया, जिस पर सैनिक उसे बताता है कि यहाँ बस 4 लोग चियोक, तेसांग, म्योंगजा और सीनियर सैनिक सोमा आए थे। ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट काटो समझ जाता है कि उन चारों में से किसी ने ही इस नाजिन के पानी को पी लिया है। वहीं तेसांग को अब होश आता है, लेकिन तभी यहाँ पर एक सैनिक आकर उसे मारने वाला था, मगर तेसांग उस सैनिक से बंदूक छीनकर उसे ही गोली मार देता है और इस तरह उस सैनिक का काम तमाम हो जाता है। इस तरफ गप्योंग अपने ट्रक के पीछे पुलिस का ट्रक आता हुआ देखता है कि ये पुलिस ऑफिसर्स जोसन लोगों को मारने के लिए आ रहे हैं। गप्योंग अपने ट्रक को शहर की तरफ ले जाता है जहां पर मिस नावल और मूनलाइट बार वाली लड़की यंगचन मिलकर सब जोसन लोगों को फ्री में पार्टी दे रही होती हैं, जिससे ये सब लोग गप्योंग के ट्रक को आगे निकल जाने देते हैं और पुलिस के ट्रक को वहीं घेर लेते हैं। लेकिन ये ऑफिसर्स दूसरे रास्ते से अब उनके पीछे जाने लगते हैं, मगर तभी इनके सामने कई सारे रिक्शे वाले आ जाते हैं। फिर उनके जाने के बाद ये लोग गप्योंग के ट्रक को पकड़ लेते हैं, लेकिन पुलिस ऑफिसर्स को उस ट्रक में कोई भी नहीं मिलता और वो ट्रक बिल्कुल खाली होता है। ये लोग गप्योंग से पूछते हैं कि अंदर बैठे लोग आखिर कहाँ गए, लेकिन गप्योंग कहता है कि आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल से तो सिर्फ म्योंगजा ही बाहर आई थी। दरअसल गप्योंग ने सभी लोगों की मदद से उन सभी जोसन लोगों को भीड़ में ही उतार दिया था और मिस नावल ने उन सब लोगों को उन्हीं रिक्शे वालों की मदद से अब अलग अलग जगह भेज दिया होता है और इस तरह अब उनकी जान बच जाती है और गप्योंग खाली ट्रक लेकर ही आगे आया है। अब पुलिस ऑफिसर्स ये सब देखकर गप्योंग को अरेस्ट करके और सभी पार्टी कर रहे लोगों को भी मारने लगते हैं और उन्हें भी अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन सारे भागे हुए कैदी पहले ही बचकर यहाँ से निकल चुके थे, मगर चियोक जाते हुए तेसांग को याद कर रही होती है। इस तरफ इशिकावा लेडी मायदा को खबर भेजता है कि आज रात वो घर नहीं आएगा। ये सुनकर लेडी मायदा समझ जाती हैं कि इशिकावा ने अपनी गर्लफ्रेंड को बचा लिया है और अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही है। अब लेडी मायदा तुरंत ही डायरेक्टर इचिरो से मिलने हॉस्पिटल जाती हैं और उससे पूछती हैं कि सब जोसन सैनिक और म्योंगजा यहाँ से कैसे भागे। लेडी मायदा इचिरो पर काफी गुस्सा होती हैं। इचिरो अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए लेडी मायदा को बता देता है कि हम यहाँ जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम उसमें सफल हो चुके हैं और हमने एक मॉन्स्टर बना लिया है। इचिरो उन्हें उस मॉन्स्टर की कुछ तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि ये मॉन्स्टर वही औरत है जिसे आपने हमारे पास 10 साल पहले भेजा था और खास ध्यान रखने के लिए कहा था। वो बोलता है कि इस औरत पर वो एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे ये औरत अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। यही मिलिट्री ऑफिसर्स ने मॉन्स्टर को पकड़कर जेल में बंद कर दिया होता है और नाइट्रोजन की मदद से वो मॉन्स्टर को बेहोश रखते हैं। यही लेफ्टिनेंट काटो अब भी ये सोच रहा था कि आखिर इसमें डला नाजिन किसने पिया होगा। इसी दौरान हम म्योंगजा को देखते हैं जो इशिकावा के साथ सो रही थी। वहीं वो सीनियर सैनिक रात की ट्रेन से अपने पूरे परिवार को लेकर दूसरे शहर में चला जाता है। चियोक इसी शहर में होती है और तेसांग के लिए परेशान होती है। इस तरफ तेसांग को अब होश आता है और वो जख्मी हालत में ही इस जगह से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी जोसन सैनिक की माँ को देखते हैं जो कि मिस नावल के पास गई थी और अपनी सिलाई मशीन बेचकर अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहा था और अब उन्हें उसी सिलाई मशीन के साथ वही लॉकेट मिलता है जो जोसन सैनिक ने चियोक को देकर उसकी माँ तक पहुंचाने के लिए कहा था। उसकी माँ जब लॉकेट को देखती हैं तो समझ जाती हैं कि उनका बेटा अब शहीद हो चुका है। ये देखकर वो रोने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो अब भी उस नाजिन के पानी के बारे में सोचता है कि आखिर ये किसने पिया और तभी म्योंगजा को दिखाया जाता है जो कि इशिकावा के साथ सो रही थी और उसके शरीर के अंदर हम उसी नाजिन को चलते हुए देखते हैं जो कि उसके दिमाग के अंदर पहुंच जाता है। इस सबसे पता चलता है कि उस पानी को म्योंगजा ने ही पिया था। अब इसके बाद उस नाजिन का असर म्योंगजा पर होने लगता है और वो घर के बाहर जाती है और वहां मौजूद एक आदमी पर हमला कर देती है।
वहीं दूसरी तरफ मॉन्स्टर को ज्यादा नाइट्रोजन देने से उसे अब होश नहीं आता। तभी वहां पर इचिरो लेडी मायदा को लेकर आता है और लेफ्टिनेंट काटो को बताता है कि ये इशिकावा की पत्नी और कर्नल मायदा की बेटी है। लेफ्टिनेंट काटो कहता है कि बाहर वालों को हॉस्पिटल में इस जगह पर लाना सेफ नहीं है, पर इचिरो उसे बताता है कि यही हमारे एक्सपेरिमेंट में हमें फंडिंग करती हैं और इनकी वजह से ही ये पूरा हॉस्पिटल चल रहा है। ये सुनकर लेफ्टिनेंट काटो चुप हो जाता है। फिर लेडी मायदा उस मॉन्स्टर को देखती हैं और उस मॉन्स्टर को उसके असली नाम यानी कि शेशिन कहकर पुकारती हैं, क्योंकि लेडी मायदा शेशिन को पहले से जानती थी और उसे ऐसा करते देख वो बेहोश मॉन्स्टर तुरंत ही होश में आ जाती है और मायदा पर हमला करने की कोशिश करती है, पर कैद होने की वजह से वो लेडी मायदा को नहीं मार पाती। दूसरी तरफ जुनतेक ज्यादा टॉर्चर होने की वजह से काफी डरा हुआ होता है। उसके डैड अपने एक आदमी से तेसांग के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो उन्हें बताता है कि तेसांग अभी तक उसी जगह पर फंसा हुआ है और शहर के सभी व्यापारियों और दुकानदारों को पुलिस ऑफिसर्स ने अरेस्ट कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ गप्योंग और बहुत से लोगों को जेल में दिखाया जाता है, क्योंकि उन सबको पार्टी करने की वजह से अब अरेस्ट कर लिया गया होता है। इस तरफ चियोक भी तेसांग के घर के नीचे बैठकर उसका इंतजार करती है। वहीं हॉस्पिटल के अंदर तेसांग जख्मी हालत में एक रूम में आता है, जहां पर उसे सैनिकों की ड्रेस दिखाई देती है। तेसांग उन ड्रेस में से एक ड्रेस को पहन लेता है और रूम से बाहर आकर बाकी ऑफिसर्स में शामिल हो जाता है। तभी उसे लेडी मायदा यहाँ आती हुई दिखाई देती है। इचिरो लेडी मायदा को अपनी लैब में लेकर जा रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद एक सैनिक को दरवाजे पर खून दिखाई देता है। वहीं लेडी मायदा और इचिरो के पास एक सैनिक आता है और कहता है कि मुझे आपको कुछ अर्जेंट बात बतानी है। ये बात सुनकर इचिरो लेडी मायदा को रूम में इंतजार करने के लिए कहता है और उस सैनिक के साथ चला जाता है, लेकिन तेसांग छुपकर ये सब कुछ सुन रहा था। फिर तेसांग लेडी मायदा के पास जाता है और उनके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। लेडी मायदा उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि मैं किसी काम से यहाँ आया था और अब मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यहीं इचिरो के पास दो सैनिक और आते हैं और उसे बताते हैं कि हमें आपकी लैब के बाहर खून के निशान मिले हैं, यानी कि कोई जोसन अभी भी यहीं पर है। ये सुनकर इचिरो तुरंत ही लेडी मायदा के पास आता है, मगर वो देखता है कि लेडी मायदा तो यहाँ है ही नहीं। तभी वो यहाँ पड़े खून को देखता है और सब समझ जाता है। इचिरो सब सैनिकों को अलर्ट कर देता है और लेडी मायदा को बचाने के लिए कहता है। यही लेडी मायदा तेसांग के साथ बिल्डिंग से बाहर आती हैं, जहां तेसांग लेडी मायदा की कार में बैठकर उसके ड्राइवर पर गन पॉइंट करके उसे कार चलाने के लिए कहता है। ये देखकर वो ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है, मगर जख्मी होने के कारण तेसांग वहीं बेहोश हो जाता है। ड्राइवर लेडी मायदा से पूछता है कि क्या गाड़ी रोककर इसे पकड़वा दूं, लेकिन लेडी मायदा मना कर देती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मायदा असल में तेसांग से प्यार करती हैं और लेडी मायदा ने तो असल में इशिकावा से सिर्फ इसलिए शादी की थी ताकि वो जापान से कोरिया आ सकें। अब यहाँ लेडी मायदा तेसांग को अपने साथ ले जाती हैं, जिसके बाद 4 दिन बीत जाते हैं। चियोक रोज तेसांग के घर जाकर दिन भर बाहर बैठकर तेसांग का इंतजार करती रहती है, लेकिन तेसांग वहां नहीं आता। चियोक के डैड चियोक से कहते हैं कि तेसांग की खबर ना मिले पूरे 4 दिन बीत चुके हैं और अब मुझे लगता है कि वो कभी भी अब वापस नहीं आएंगे। चियोक के डैड उससे कहते हैं कि हमारा काम म्योंगजो को ढूंढना था और हमने वो पूरा कर दिया है और कल हम इस शहर से चले जाएंगे। लेकिन चियोक कहती है कि वो हमारी वजह से ही वहां फंस गए। वो तो सिर्फ म्योंगजो को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे कहने पर ही कैदियों को भी बचाया। यही चियोक अब अपने डैड को बताती है कि मैं अंदर माँ से मिली थी, जिन्हें उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके मॉन्स्टर बना दिया है और वो भी हॉस्पिटल के अंदर हैं। चियोक की ये बात सुनकर उसके डैड हैरान रह जाते हैं और वो एक कमरे में जाकर रोने लगते हैं। उन्होंने 10 साल बाद अपनी पत्नी को देखा भी तो किस हाल में, एक मॉन्स्टर के रूप में। इससे बुरा आखिर क्या हो सकता था। खैर अब इसके बाद हम गप्योंग को देखते हैं, जहां पुलिस गप्योंग से तेसांग और जोसन लोगों का पता करने के लिए उसे बहुत टॉर्चर करती है। ये लोग उसे बिजली के शॉक देते हैं और उसके नाखून जड़ से उखाड़ लेते हैं। शुरुआत में गप्योंग इन्हें कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जब उससे टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होता तो उसे मिस नावल की वही बात याद आती है, जब मिस नावल ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें कोई टॉर्चर करे और सच बोलने को कहे तो बिना सोचे समझे सच बोल देना, इस तरह तुम गद्दार नहीं कहलाओगे। और अब गप्योंग सच बताने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरफ तेसांग को जब 4 दिन बाद होश आता है तो वो अपने सामने लेडी मायदा को देखता है। तेसांग लेडी मायदा से पूछता है कि मैं यहाँ कब से हूँ, जिस पर लेडी मायदा उसे बताती हैं कि तुम 4 दिनों से यहाँ बेहोश थे और मैंने तुम्हारा इलाज किया है। वो तेसांग से बोलती हैं कि तुमने जो हॉस्पिटल में किया वो गलत था। वो कहती हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते थे, तुम्हें उन लोगों को बचाने की आखिर क्या जरूरत थी। पर तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि मैंने वो सब बस इंसानियत के नाते किया था। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा को शहर में हो रहे मर्डर्स के बारे में पता चलता है, जिनमें 11 लोगों को मारकर उनका दिमाग निकाल लिया गया होता है। इशिकावा उन लोगों की डेड बॉडीज को देखने जाता है। फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट काटो भी आ जाता है और लेफ्टिनेंट काटो इशिकावा को चियोक, तेसांग और म्योंगजा का नाम बताता है और कहता है कि हॉस्पिटल से इन तीनों लोगों ने सभी जोसन कैदियों को भगाया है, इसीलिए तुम इन्हें पकड़ो।
पर इशिकावा उससे पूछता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के अंदर आखिर ऐसा क्या चल रहा है जो इतने सारे लोग वहाँ गए हुए थे, जिस पर लेफ्टिनेंट काटो उसे कुछ भी नहीं बताता। इस तरफ मिस नावल को एक फोन आता है जिसमें एक आदमी तेसांग की दुकान खरीदने के लिए कहता है और बोलता है कि हमने सुना है कि तेसांग मर चुका है। लेकिन मिस नावल को यह सुनकर काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे मना कर देती हैं। तभी वो दोबारा से फोन करता है, मगर इस बार फोन को तेसांग उठाता है और तेसांग को जिंदा देखकर मिस नावल बहुत खुश हो जाती हैं। मिस नावल तेसांग को गपियोंग और बाकी लोगों के बारे में बताती हैं जिन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उन सबको जल्द से जल्द छुड़ाने के लिए कहती हैं। तेसांग पुलिस स्टेशन जाता है और यहाँ पर सब जोसन लोग तेसांग को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तेसांग इन्हें आजाद करवाने के लिए कमिश्नर इशिकावा से मिलने जाने लगता है, मगर एक पुलिस ऑफिसर उसे अंदर जाने से रोकता है और उसे मारने की कोशिश करता है, पर तेसांग उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी वहां पर इशिकावा आता है और फिर तेसांग से उन जोसन कैदियों के बारे में पूछता है जिन्हें तेसांग ने हॉस्पिटल से भगाया है। पर तेसांग उससे बोलता है कि हमने किसी भी जोसन को वहां से नहीं भगाया, हमने तो बस म्योंगजो को बाहर निकाला था। तेसांग कमिश्नर इशिकावा को सभी व्यापारियों और दुकानदारों को छोड़ने के लिए कहता है, पर इशिकावा उससे कहता है कि उस रात इन लोगों ने कई सारे कानून तोड़े, जैसे कि तेज आवाज से गाने बजाना, ट्रैफिक जैम करना, और इसी वजह से इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। तेसांग उनसे कहता है कि कुछ फाइन लेकर इन्हें छोड़ दीजिए, मगर इशिकावा ऐसा करने से मना कर देता है। इस पर तेसांग उससे बोलता है कि अगर तुमने इन सभी लोगों को नहीं छोड़ा तो आज से शहर की हर दुकान बंद रहेगी और 2 दिन में जंग के लिए फंड जमा करने वाली पार्टी में कोई भी शराब नहीं पहुंचाएगा और ना ही कोई खाना देगा, और इसके बाद आपको अपने सीनियर्स को जवाब देना होगा कि ऐसा क्यों हुआ, इससे आपकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। तेसांग की ये बात सुनकर इशिकावा मजबूर होकर सभी कैदियों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, पर इशिकावा उसके बदले में तेसांग से जानना चाहता था कि हॉस्पिटल के अंदर आखिर क्या चल रहा है। जिसके बाद तेसांग उसे एक कागज देता है जिस पर उसने लिखा होता है कि हॉस्पिटल में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और इसमें लेडी मायदा भी शामिल हैं। यहीं तेसांग गपियोंग के पास जाता है जो कि बहुत जख्मी होता है। गपियोंग तेसांग को देखकर रोने लगता है। तेसांग उसे उठाता है और घर ले जाने लगता है। वहीं इशिकावा दोबारा से अपने ऑफिसर से तेसांग पर नजर रखने के लिए कहता है। तेसांग गपियोंग को लेकर घर आता है। यहाँ मिस नावल तेसांग को चियोक के बारे में बताती हैं और कहती हैं कि वो लड़की हर रोज यहाँ आती थी और तुम्हारा इंतजार करती रहती थी, इसलिए तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। ये बात सुनकर तेसांग चियोक से मिलने जाने लगता है। इस तरफ चियोक अपने डैड से कुछ खाने के लिए कहती है, क्योंकि उसके डैड को जब से पता चला है कि उनकी पत्नी को मॉन्स्टर बना दिया गया है तो तब से ही उन्होंने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा होता है और वो अपनी पत्नी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो चियोक को खाना खाने के लिए कहते हैं और खुद खाने से मना कर देते हैं। फिर चियोक मार्केट की तरफ चली जाती है। तभी वहाँ कोई आता है और चियोक का पीछा करने लगता है। तभी चियोक उसके ऊपर अपना चाकू रख लेती है, लेकिन वो तेसांग को देखती है और खुशी के मारे उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा लेडी मायदा से हॉस्पिटल के बारे में पूछता है, जिस पर लेडी मायदा उसे कुछ भी नहीं बताती और बोलती हैं कि हमारा रिश्ता बस एक समझौता ही तो था और ना मैं आपको अपना पति मानती हूँ और ना आप मुझे अपनी पत्नी मानते हो। ये शादी तो मैंने सिर्फ इस शहर में आने के लिए की थी और आपने ये शादी एक अच्छी नौकरी के लिए की थी। इशिकावा ये जानता था कि लेडी मायदा ने ही म्योंगजो को हॉस्पिटल भिजवाया था। इशिकावा उनसे कहता है कि तुम्हें म्योंगजो को अंदर नहीं भेजना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि म्योंगजो को हॉस्पिटल तुमने ही भिजवाया था। ये बात सुनकर लेडी मायदा इशिकावा से कहती हैं कि मुझे म्योंगजो से कोई भी मतलब नहीं है, तुम उसके साथ कुछ भी करो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके पेट में पल रहे तुम्हारे बच्चे से मुझे मतलब है। लेडी मायदा कमिश्नर इशिकावा से बोलती हैं कि तुम्हें भी तेसांग को म्योंगजो को बचाने के लिए इतना टॉर्चर नहीं करना चाहिए था। ये सब सुनकर इशिकावा लेडी मायदा को दुख देने के लिए उसे बताता है कि तेसांग एक लड़की को पसंद करता है जिसका नाम चियोक है और वो तुमसे काफी खूबसूरत भी है और तेसांग उसके होते हुए तुमसे प्यार कभी भी नहीं करेगा। ये बात सुनकर लेडी मायदा को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ तेसांग और चियोक एक दुकान पर जाकर कुछ खाने के लिए लेते हैं। यहीं इन पर इशिकावा का वही ऑफिसर नजर रख रहा था। तभी उसके पीछे से म्योंगजो आती है जिसके मुंह पर खून लगा होता है। वो ऑफिसर म्योंगजो को देखकर काफी डर जाता है और गोली चलाने लगता है। गोली की आवाज सुनकर चियोक और तेसांग भी वहीं आ जाते हैं। म्योंगजो उस ऑफिसर की आंख निकालने लगती है। तभी चियोक उसके ऊपर कुछ फेंक कर मारती है, जिससे अब वो चियोक की तरफ बढ़ने लगती है। म्योंगजो को ऐसा करते हुए देखकर तेसांग और चियोक दोनों हैरान रह जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ लेडी मायदा लेफ्टिनेंट काटो से मिलने जाती हैं और यहाँ लेफ्टिनेंट काटो लेडी मायदा को नाजिन वॉर्म दिखाता है, जिसे देखकर लेडी मायदा उससे पूछती हैं कि क्या इस सीरम को पीने से ही इंसान मॉन्स्टर बन जाते हैं। जिस पर लेफ्टिनेंट काटो उन्हें बताता है कि इस नाजिन को पीने से बस इंसान एक शिकारी बन जाता है जो कि दूसरे लोगों का दिमाग निकाल कर खाने लगता है और उसके शरीर में लगे सारे जख्म भी खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके शरीर में कोई भी बदलाव नहीं आता। जिसके बाद लेफ्टिनेंट काटो लेडी मायदा को एंथ्रेक्स सीरम दिखाता है और बताता है कि अगर वॉर्म के साथ ये सीरम इंजेक्ट कर दें तो एक इंसान एक मॉन्स्टर बनता है। लेडी मायदा लेफ्टिनेंट काटो से मॉन्स्टर की कमजोरी पूछती हैं
जिस पर लेफ्टिनेंट काटो उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर को सिर्फ आग से ही मारा जा सकता है और उनकी कमजोरी सिर्फ आग और नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन से उन्हें बेहोश किया जा सकता है। अब ये सब सुनकर लेडी मायदा लेफ्टिनेंट काटो से एक और मॉन्स्टर बनाने के लिए कहती हैं, जो लेडी मायदा के इशारों पर चले। लेडी मायदा लेफ्टिनेंट काटो से बोलती हैं कि ऐसा करने के बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी और तुम्हें इचिरो की पोस्ट पर बैठा दूंगी, क्योंकि इचिरो जल्दी अब जापान वापस जाने वाला है। ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट काटो उससे मॉन्स्टर बनाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। इस तरफ म्योंगजा उस वर्म के कब्जे में आकर चियोक और तेसांग पर भी हमला कर देती है और तेसांग का गला दबाने लगती है। तभी चियोक उसे धक्का देती है और फिर तेसांग एक आग लगी लकड़ी को उठा लेता है। तभी म्योंगजा भी दोबारा उस पर हमला करने लगती है, लेकिन तेसांग जोर से कहता है कि म्योंगजा क्या कर रही हो, रुक जाओ। ये सुनकर उसके अंदर का नाजिन शांत हो जाता है और म्योंगजा रुक जाती है। म्योंगजा अपने आप को इस हालत में देखकर वहां से भागने लगती है। तभी चियोक और तेसांग भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन यहीं वो जासूस ऑफिसर मदद बुलाने के लिए हवा में एक फ्लेयर गन चला देता है और उसकी खबर इशिकावा को लगती है और इशिकावा अपने ऑफिसर्स के साथ वहां आने लगता है। यहीं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स अब म्योंगजा का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो लेडी मायदा को बताता है कि पहले तो इस मॉन्स्टर को कुछ भी याद नहीं था, पर जब इसने अपनी बेटी को देखा तो इसे सब याद आ गया। लेडी मायदा कहती है कि क्या शेशिन की कोई बेटी भी है? लेफ्टिनेंट काटो बताता है कि हाँ, इसकी बेटी का नाम चियोक है। ये सुनकर लेडी मायदा समझ जाती है कि ये वही लड़की है जिसे तेसांग पसंद करता है। इस तरफ म्योंगजा पुलिस से बचकर भाग रही थी और वो भागते भागते जंगल में चली जाती है, लेकिन यहाँ पुलिस आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। यहीं पीछा करते करते तेसांग और चियोक भी जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पर इशिकावा भी आता है और म्योंगजा को खून से लथपथ देखकर समझ जाता है कि पिछले 3 दिनों से शहर में म्योंगजा ही लोगों को मार रही है। इशिकावा म्योंगजा से कहता है कि अब तुम्हें वापस उसी हॉस्पिटल जाना होगा, लेकिन म्योंगजा कहती है कि हमारे बच्चे का क्या होगा, जिस पर इशिकावा बोलता है कि तुम्हारी ऐसी करतूतों के बाद मैं इस बच्चे को कभी भी नहीं अपनाऊंगा। इशिकावा पुलिस ऑफिसर से एक पिंजरे में डालने के लिए कहता है। उसकी ऐसी बातें सुनकर म्योंगजा को अब गुस्सा आ जाता है और वो इशिकावा पर हमला करके उससे बहुत बुरी तरह से घायल कर देती है। तभी सारे पुलिस ऑफिसर्स म्योंगजा पर गोली चलाने लगते हैं। ये देखकर चियोक आगे जाने लगती है, पर तेसांग उसे आगे जाने से रोकता है। पुलिस ऑफिसर्स म्योंगजा को पिंजरे में डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद तेसांग अपने घर वापस आता है। यहाँ पर उसे वही ऑफिसर दिखाई देता है जो उस पर नजर रख रहा था और उसकी आंख अब घायल हो चुकी थी। ये देखकर तेसांग उसे घर के अंदर ले जाता है और उसकी आंख पर पट्टी करवाता है। इस तरफ चियोक भी अपने घर वापस आती है और अपने डैड को आवाज लगाने लगती है, मगर इस बार उसके डैड कोई भी जवाब नहीं देते। चियोक तुरंत ही कमरे में जाती है तो देखती है कि कमरे में कोई भी नहीं है। यहाँ चियोक को उसके डैड का एक लेटर मिलता है जिसमें उसके डैड ने लिखा था कि मैं अपनी पत्नी के पास वापस जा रहा हूँ। वहीं चियोक के डैड हॉस्पिटल के बाहर जाते हैं और सैनिकों से लेफ्टिनेंट काटो को बताने के लिए कहते हैं कि जिस मॉन्स्टर को उसने बनाया है मैं उसका पति हूँ। जिसके बाद लेफ्टिनेंट काटो चियोक के डैड को हॉस्पिटल के अंदर बुला लेता है। वो चियोक के डैड को मॉन्स्टर दिखाता है और ये देखकर चियोक के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो लेफ्टिनेंट काटो पर हमला करने लगते हैं, पर तभी उन्हें वहां खड़े सैनिक पकड़ लेते हैं और लैब वाली जेल में कैद कर देते हैं। यहीं एक सैनिक लेफ्टिनेंट काटो से बोलता है कि मॉन्स्टर को खाना देने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, जिस पर लेफ्टिनेंट काटो उससे कहता है कि अब इसकी बेटी को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, तभी इसका गुस्सा शांत होगा। इस तरफ चियोक तेसांग के पास आ जाती है और उसे अपने डैड के हॉस्पिटल में जाने की बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ इचिरो लेडी मायदा के पास कॉल करता है और बताता है कि इशिकावा के घाव बहुत गहरे हैं और हम शायद उन्हें नहीं बचा पाएंगे, पर लेडी मायदा को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो बोलती हैं कि मैं अभी कुछ जरूरी काम कर रही हूँ, तुम जो चाहो वो करो। ऐसी बातें सुनकर इचिरो समझ जाता है कि वो इशिकावा को बचाना नहीं चाहती। इसके बाद इचिरो इशिकावा का इलाज करना बंद कर देता है और इस तरह कमिश्नर इशिकावा की मौत हो जाती है। वहीं लेडी मायदा अपनी एक पुरानी तस्वीर देखती हैं जिसमें चियोक की माँ भी उनके साथ थी। इससे पता चलता है कि वो चियोक की माँ को पहले से जानती थी। इस तरफ तेसांग अब चियोक से बात करता है। चियोक तेसांग से म्योंगजा के बारे में पूछती है। तेसांग बताता है कि वो लोग उसे वापस हॉस्पिटल ले गए हैं और इशिकावा को उसके हमले में बहुत चोट आई थी। चियोक बोलती है कि डैड और म्योंगजा दोनों वापस हॉस्पिटल चले गए। वो तेसांग से पूछती है कि क्या हम इन्हें कभी रोक पाएंगे या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। चियोक की ऐसी बातें सुनकर तेसांग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे अपनी कुछ चीजें दिखाता है और उनके बारे में बताता है कि ये चीजें मैंने कैसे खरीदी थी। वो चियोक को एक ब्रेसलेट देता है जिसके ऊपर एक पत्थर लगा था। तेसांग वो ब्रेसलेट चियोक के हाथ में पहनाता है और बोलता है कि ये पत्थर लकी माना जाता है और अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये बात सुनकर चियोक तेसांग से एक वादा करने के लिए कहती है। वो कहती है कि मुझसे वादा करो, अगर हम दोनों में से कोई पहले मर जाएगा तो दूसरा उसे पूरी जिंदगी याद रखेगा। मगर तेसांग ऐसा वादा करने से मना कर देता है और बोलता है कि ऐसा वक्त कभी भी नहीं आएगा और हम हमेशा ही साथ रहेंगे। वो चियोक से वादा करता है कि मैं बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये बात सुनकर चियोक उसे गले लगा लेती है और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तेसांग मूनलाइट बार में जाता है
और मिस नावल भी बोमो के ऊपर घर की जिम्मेदारी छोड़कर कहीं चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ इशिकावा मर चुका था और उसके फ्यूनरल में इचिरो उसके घर पे आता है। फिर लेडी मादा सभी पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि इशिकावा की इज्जत ऐसे ही बने रहे जैसे पहले थी, इसीलिए तुम लोग किसी को भी मत बताना कि उनकी गर्लफ्रेंड म्योंगजा की वजह से उनकी जान गई है। ये सारी बातें वो पुलिस ऑफिसर भी सुन रहा था जिसको कमिश्नर इशिकावा ने तेसांग पर नजर रखने के लिए कहा था। इस तरफ तेसांग जुनतेक से मूनलाइट बार में मिलता है जो कि अब ठीक हो चुका था। जुनतेक तेसांग को बताता है कि इशिकावा मर चुका है। वो उसे एक अखबार दिखाता है जिसमें इशिकावा की मौत की वजह जोसन लोगों को बताया गया था। और ये सब देखकर यंगचन कहती है कि आखिर हम जोसन लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा है जो ये हर बुरी चीज के लिए हमें ही जिम्मेदार ठहराते हैं। जुनतेक को भी काफी गुस्सा आ रहा होता है। जुनतेक तेसांग से पूछता है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, जिस पर तेसांग उसे कहता है कि मेरे पास एक प्लान है। तेसांग उसे बताता है कि मैं किसी को बचाना चाहता हूँ और इसमें मुझे तुम्हारी और तुम्हारे विद्रोही लोगों की मदद चाहिए। ये सुनकर जुनतेक तेसांग को अपने दोस्तों के पास लेकर आता है। वहीं दूसरी तरफ चियोक इशिकावा के फ्यूनरल में जाती है और इचिरो को गोली मार देती है। चियोक को ऐसा करते हुए देखकर वहां खड़ी पुलिस चियोक को पकड़ लेती है। इस तरफ तेसांग जुनतेक के दोस्त और दूसरे लोगों से बात करता है और उनसे वो डायनामाइट मांगता है जो इन्होंने बचाकर रख रखा है। तेसांग इन्हें बताता है कि इशिकावा के मरने की वजह से जिस रैली का तुम लोग इंतजार कर रहे थे, इसलिए तुम वो डायनामाइट मुझे दे दो। ये सुनकर जुनतेक का दोस्त तेसांग से पूछता है कि तुम उसका क्या करोगे, जिस पर तेसांग कहता है कि मैं उससे ओंगसोंग हॉस्पिटल को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अब तभी यहाँ पर यंगचन आती है और तेसांग को बताती है कि चियोक ने इचिरो को मार दिया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये सुनकर तेसांग इशिकावा के घर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अब गुस्से में आकर जेल का दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है। इधर तेसांग इशिकावा के घर पहुंचता है तो यहाँ पर उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसकी उसने मदद की थी। वो पुलिस ऑफिसर तेसांग को बताता है कि इचिरो को गोली मारने के बाद चियोक यहाँ से भाग गई थी और तब से ही वो गायब है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। ये पुलिस ऑफिसर तेसांग को बताता है कि अब पुलिस आपके घर में भी रेड मारने वाली है। ये बोलता है कि इस सब के पीछे लेडी मायदा का हाथ है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर अब हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में रेड मार देती है और सारा सामान तोड़कर यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद लेडी मायदा के पास उनके खबरी की कॉल आती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उनका खबरी और कोई नहीं बल्कि बोमो है। बोमो बोलता है कि आपने तो मुझसे वादा किया था कि उस लड़की का पता बताने के बाद गोल्डन ट्रेजर को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो लोग तो यहाँ सब कुछ तबाह करके चले गए हैं। बोमो कहता है कि मैं अब आपका और साथ नहीं दे सकता, मुझे आप पैसे दे दो जिससे मैं टोक्यो चला जाऊं। यही ये सारी बातें गप्योंग सुन लेता है और समझ जाता है कि बोमो धोखेबाज है। वहीं उस मॉन्स्टर के बहुत देर तक ना मिलने की वजह से लेफ्टिनेंट काटो अपने सैनिकों से उसके सामने खाना डालने के लिए कहता है, पर वो सैनिक बोलता है कि हमारे पास जितने भी कैदी थे वो सब भाग चुके हैं। ये बात सुनकर लेफ्टिनेंट काटो चियोक के डैड को मॉन्स्टर के आगे भेजने के लिए कहते हैं। फिर दो सैनिक चियोक के डैड को जेल से बाहर निकालने जाते हैं, लेकिन तभी चियोक के डैड उन लोगों को मार देते हैं और वहां कैद करके वहां से भाग जाते हैं। इस तरफ चियोक को जब होश आता है तो वो अपने सामने लेडी मायदा को देखती है, जहाँ लेडी मायदा उसे बताती है कि मैं तुम्हारी माँ को जानती थी और शायद हम तीनों की किस्मत आपस में जुड़ी हुई है। हम चाहे जितना भी दूर रहना चाहें, लेकिन किस्मत हमें बार बार मिला ही देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेडी मायदा ने चियोक को पुलिस ऑफिसर से छुपा कर रख रखा है। इस तरफ तेसांग के लोग उसे बताते हैं कि अचानक से पुलिस ऑफिसर्स ने चियोक को ढूंढना बंद कर दिया है और वो इचिरो की मौत के बारे में भी किसी को नहीं बता रहे। अब तभी यहाँ पर मिस नावल आती हैं और तेसांग को शिप की 2 टिकट देती हैं और फिर नीचे चलने के लिए बोलती हैं। तेसांग नीचे आता है तो देखता है कि लेडी मायदा उसके घर पर उससे मिलने आई हुई हैं। मिस नावल उन दोनों को अकेले छोड़ देती हैं और वहां से चली जाती हैं। बाहर गप्योंग मिस नावल को बताता है कि बोमो धोखेबाज था और अब वो यहाँ से जा चुका है। वहीं तेसांग लेडी मायदा से उनके घर पर आने की वजह पूछता है, जिस पर लेडी मायदा उससे कहती है कि मैं बस तुम्हें यह बताने यहाँ आई हूँ कि तुम अब उस लड़की चियोक का इंतजार मत करना, वो तुम्हारे पास कभी भी लौटकर नहीं आएगी। लेडी मायदा कहती है कि वो मर चुकी है। यहाँ लेडी मायदा अब तेसांग को बता देती है कि मैं तुम्हें पहले बहुत पसंद करती थी क्योंकि तुम शुरू में सिर्फ अपने बारे में ही सोचते थे, लेकिन जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है तुम बदल गए हो। लेडी मायदा कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम पहले जैसे हो जाओ और चियोक को भूल जाओ, तभी तुम और तुम्हारा हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। ये सब सुनकर तेसांग लेडी मायदा से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि चियोक मर चुकी है, जिस पर लेडी मायदा उसे कुछ भी नहीं बताती और वहां से जाने लगती हैं। तेसांग उनके पीछे जाता है और बोलता है कि मैं जानता हूँ तुमने ही चियोक के साथ कुछ किया है। तेसांग कहता है कि तुमने चियोक के साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके बारे में पता जरूर लगा लूंगा और वो जिंदा है या फिर मर चुकी है ये भी मैं पता लगा लूंगा, क्योंकि मैं सिर्फ चियोक को चाहता हूँ और मैं ये सारी दौलत और पैसा उसके लिए छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। तेसांग उनसे कहता है कि मैं आपसे नहीं डरता। लेडी मायदा उससे बोलती हैं कि अब तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो, तुम अकेले मेरा सामना कैसे करोगे।
या फिर तुम इन फालतू लोगों की मदद लोगी। ये सुनकर तेसांग को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि ये लोग मेरी फैमिली हैं। मगर लेडी मायदा कहती हैं कि ये लोग ऐसी फैमिली हैं जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया है। लेडी मायदा अब कहती हैं कि तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारी माँ का नाम आखिर जापानियों को किसने बताया। लेडी मायदा कहती हैं कि वो मिस नावल ही थी जिन्होंने थोड़ा टॉर्चर सहने के बाद तुम्हारी माँ का नाम जापानियों को बता दिया और तभी जापानी पुलिस ऑफिसर्स तुम्हारे घर पर आए थे। फिर लेडी मायदा कहती हैं कि गपियोंग ने भी थोड़ा टॉर्चर सहने के बाद ही पुलिस ऑफिसर्स को सब कुछ बता दिया था। वो तो मैं थी जिसने सब कुछ संभाल लिया। लेडी मायदा कहती हैं कि वो लड़का बोमो भी अपनी माँ को ढूंढने के लिए टोक्यो जाना चाहता था और इसी वजह से उसने एक टिकट के लिए तुम्हें भी धोखा दे दिया और तुम ऐसे लोगों को अपनी फैमिली कहते हो। वो कहती हैं कि तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो पर मैंने हर बार तुम्हें बचाया है और अब तुम मुझसे मुकाबला कर रहे हो। तेसांग लेडी मायदा से कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि इन लोगों ने क्या किया, लेकिन अगर इन लोगों को इतना तड़पाया नहीं जाता और टॉर्चर नहीं किया जाता तो ये लोग मुझे कभी भी धोखा नहीं देते। ये लोग भी बस आम इंसान हैं जो कि जीना चाहते हैं और इन्होंने अपनी जिंदगी बचाने के लिए सच बता दिया। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है बल्कि इनसे गलत करवाया गया है और मैं आज भी इन्हें अपनी फैमिली मानता हूँ। ये बात सुनकर लेडी मायदा बोलती हैं कि अब हमारी दोस्ती का अंत करीब आ चुका है। तेसांग कहता है कि हाँ, हमारी दोस्ती का अंत अब बिल्कुल करीब है। फिर तेसांग अपने लोगों को लेकर घर के अंदर चला जाता है। यहीं बोमो ये सारी बातें सुन रहा था और उसे भी पछतावा होता है कि उसने तेसांग को धोखा दिया। यहीं पर गपियोंग भी अब तेसांग से वादा करता है कि मैं अपनी आखिरी सांसों तक चियोक को ढूंढता रहूंगा और उसे ढूंढकर आपके पास लेकर आऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर मिस नावल तेसांग से पूछती हैं कि तुम्हें ये कब से पता था कि मैंने ही जापानियों को तुम्हारी माँ का नाम बताया था। जिस पर तेसांग कहता है कि माँ के जाने के बाद ही मुझे पता चल गया था और मुझे लगता है कि आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मैंने आपको अपने साथ रखा। ये बात सुनकर मिस नावल रोने लगती हैं। यहीं एक सैनिक लेफ्टिनेंट काटो के पास आता है और बोलता है कि लेडी मायदा ने एक लड़की को यहाँ भेजा है। लेफ्टिनेंट काटो उसे देखता है तो वो चियोक होती है। इस तरफ गपियोंग बोमो को लेकर आता है और बोमो तेसांग से कहता है कि मैं जानता हूँ चियोक कहाँ पर है। मैंने उन लोगों को देखा था, वो लोग चियोक को हॉस्पिटल के अंदर लेकर जा रहे थे। मगर मिस नावल बोमो की बात पर यकीन नहीं करती। बोमो कहता है कि मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा था। ये बात सुनकर तेसांग अब हॉस्पिटल के अंदर दोबारा से जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो जुनतेक के दोस्त से बॉम्ब लेकर हॉस्पिटल में जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट काटो चियोक को बताता है कि थोड़ी देर में हम तुम्हें और तुम्हारे डैड को दोनों को मॉन्स्टर के आगे भेजेंगे और देखेंगे कि आखिर वो पहले अपने पति को खाएगी या फिर अपनी बेटी को। ये सब सुनकर चियोक को गुस्सा आ जाता है और वो लेफ्टिनेंट काटो से काफी रूडली बात करती है। ऐसी बातें सुनकर लेफ्टिनेंट काटो को भी गुस्सा आता है और वो चियोक को मारने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर जेल तोड़कर ऊपर आ जाती है। इस तरफ तेसांग एक रिक्शे में एक बॉम्ब लगाकर उसे हॉस्पिटल के गेट के सामने भिजवा देता है और वहां तैनात सैनिक ये देखकर उसके पास आ जाते हैं और तभी बॉम्ब फटने की वजह से वो सब मारे जाते हैं। तेसांग तुरंत ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर सभी सैनिकों को मारने लगती है। तभी लेफ्टिनेंट काटो चियोक के सर पर गन रखता है और मॉन्स्टर को रुकने के लिए कहता है। अपनी बेटी को देखकर वो मॉन्स्टर रुक जाती है और लेफ्टिनेंट काटो अपने सैनिकों से मॉन्स्टर पर गोली चलाने के लिए कहता है और चियोक को वहां से लेकर चला जाता है। यही साचिमोतो अब वापस जापान जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वो चियोक की मॉम की एक तस्वीर देखने लगता है और वहां खड़ा एक सैनिक पूछता है कि ये कौन है, जिस पर वो बताता है कि ये वही औरत है जो कि मॉन्स्टर बन चुकी है। वो सैनिक कहता है कि वाह, ये तो काफी खूबसूरत है, तभी तो इसका पति आज तक इसे नहीं भूला और आज भी वो अपनी पत्नी को बचाने के लिए आया हुआ है। साचिमोतो ये सुनकर चौंक जाता है। इस तरफ तेसांग हॉस्पिटल के अंदर आकर बॉम्ब लगाने लगता है। तभी उसे चियोक के डैड मिलते हैं। तेसांग चियोक के डैड को बताता है कि वो लोग चियोक को पकड़कर हॉस्पिटल में ले आए हैं। तेसांग चियोक के डैड को उसी जहाज की वही 2 टिकट देता है और कहता है कि आप चियोक को लेकर यहाँ से निकल जाइए क्योंकि चियोक के पीछे पुलिस पड़ी हुई है और मैं यहाँ बॉम्ब लगाकर इस जगह को तबाह कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ अब वो मॉन्स्टर लेफ्टिनेंट काटो के पीछे आने लगती है। तभी लेफ्टिनेंट काटो उसे रोकने के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और मॉन्स्टर को बिल्डिंग के दूसरे लेवल पर रोकने के लिए बोलता है और चियोक को लेकर इमरजेंसी एग्जिट से हॉस्पिटल से बाहर जाने लगता है। तभी उसकी ये सारी बातें तेसांग और चियोक के डैड सुन लेते हैं। यहाँ अब चियोक के डैड तेसांग से वो बॉम्ब का बैग ले लेते हैं और उसे वो टिकटें वापस देते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ बॉम्ब लगा दूंगा, आप चियोक को बचाइए और उसे अपने साथ लेकर चले जाइए। तेसांग उन्हें ऐसा करने से मना करता है पर चियोक के डैड उससे कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी जी ली है और मैं अपने आखिरी समय में अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ और तुम दोनों के सामने अभी तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, इसीलिए तुम चियोक को यहाँ से निकाल कर अपने साथ ले जाओ और हमेशा चियोक का ख्याल रखना। ये सब सुनकर तेसांग उनकी बात मान जाता है और चियोक को बचाने चला जाता है। दूसरी तरफ एक सैनिक लेफ्टिनेंट काटो के पास आके उससे बोलता है कि हमें अंडरग्राउंड लैब को अब बंद करना होगा। तभी लेफ्टिनेंट काटो लैब से नाजिन और एंथ्रेक्स सीरम निकालने के लिए चला जाता है और चियोक को ऊपर ले जाने के लिए बोलता है। वो सारे सैनिक चियोक को ऊपर की तरफ ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर तेसांग आता है और अपनी गन से सभी सैनिकों को मार देता है और चियोक को लेकर
वहां से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ काटो लैब से नाजिन और एंथ्रेक्स सीरम लेने जाता है, लेकिन तभी वहां पर मॉन्स्टर आ जाती है। ये देखकर लेफ्टिनेंट काटो वो सीरम लेकर भागता है, लेकिन उसके हाथ से वो सब गिर जाते हैं और कुछ सीरम और नाजिन बर्बाद हो जाते हैं। काटो बचे सीरम को उठाता है और आगे बढ़ता है। तभी उसे म्योंगजा दिखाई देती है, जो कि उससे कहती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब सुनकर लेफ्टिनेंट काटो समझ जाता है कि वो नाजिन वाला पानी म्योंगजा नहीं पिया था। लेफ्टिनेंट काटो अब म्योंगजा के पास जाकर बैठ जाता है। यहीं चौक के डैड हॉस्पिटल में बॉम्ब लगा देते हैं और एक जेल में जाकर गाना गाने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर वहां आ जाती है। चौक के डैड मॉन्स्टर के सामने आते हैं और तभी यहाँ पर बॉम्ब फटते हैं, जिससे हॉस्पिटल की यह जगह तबाह हो जाती है। यहीं चियोक ये सब देखकर अपनी माँ और पिता को ढूंढने के लिए नीचे जाने लगती है। तभी तेसांग उसे रोकता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड ने हमें यहाँ से जाने के लिए कहा था और उन्होंने कहा था कि वो जिंदगी के आखिरी पल अपनी पत्नी के साथ बिताना चाहते हैं। ये बात सुनकर चियोक को बहुत दुख होता है और वो रोने लगती है। तेसांग उसे समझाता है और कहता है कि हमें यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। इस तरफ लेडी मायदा को भी हॉस्पिटल में हुए धमाके के बारे में पता चलता है और सभी जोसन सैनिकों को भी हॉस्पिटल के खत्म हो जाने की खबर मिलती है, जिससे सब जोसन लोग बहुत खुश नजर आते हैं। वहीं हॉस्पिटल के अंदर बचे हुए सैनिक अभी भी मॉन्स्टर को ढूंढने में लगे हुए थे। तभी हमें छत पर उसके पैरों के निशान दिखाए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है। इस तरफ तेसांग और चियोक को साचिमोतो मिलता है, जो इन्हें पीछे के रास्ते से बाहर निकलने के लिए बोलता है और चियोक से अब माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं जानता था तुम्हारी माँ मॉन्स्टर बन चुकी है। कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ जानकर भी कुछ भी नहीं कर पाया। तेसांग उसे कहता है कि इस सब में तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। फिर ये लोग एक ट्रक को लेकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यही वो मॉन्स्टर छत से इन्हें जाता हुआ देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में एक अखबार वाला आता है, जो कि मिस नावल को तेसांग के हॉस्पिटल से बाहर निकलने का मैसेज देता है। जिसके बाद मिस नावल तेसांग के कपड़े, सोना और कुछ पैसे एक बैग में डालती हैं और बोमो को एक रिक्शे वाले को बुलाने के लिए कहती हैं, ताकि वो ये पैसे तेसांग तक पहुंचा सके और तेसांग चियोक को लेकर शिप की मदद से दूसरे शहर चले जाए। गप्योंग कहता है कि लाओ मैं इसे अपनी गाड़ी से पहुंचा दूं, लेकिन मिस नावल उसे ऐसा करने से मना कर देती हैं, क्योंकि गप्योंग पर किसी को भी शक हो सकता है। ये सब सुनकर बोमो कहता है कि मैं अपनी साइकिल से इसे पहुंचा सकता हूँ और मुझ पर किसी को शक भी नहीं होगा। बोमो अपनी गलती सुधारने का एक मौका मांगता है और बोमो उस बैग को साइकिल पर बांधता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसे यहाँ से जाते हुए लेडी मायदा के लोग देख लेते हैं और उसका पीछा करने लगते हैं। इस तरफ तेसांग चियोक को बताता है कि उसने दूसरे शहर जाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। तभी चियोक तेसांग से कहती है कि मैंने इचिरो को मारा है, इसीलिए तुम अपनी जान मेरे लिए खतरे में मत डालो और मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद को संभाल लूंगी। मगर ये सब सुनकर तेसांग चियोक से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे पिता से मैंने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ये बात सुनकर चियोक तेसांग के साथ शहर छोड़ने के लिए मान जाती है और फिर वो दोनों एक शिप के पास पहुंचते हैं और मिस नावल के भेजे पैसों का इंतजार करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर भी हॉस्पिटल से चियोक की तरफ आती दिखाई जाती है और उसका एक हाथ अब कट चुका था। इधर बोमो के पीछे लेडी मायदा के कुछ लोग लगे हुए थे और जब बोमो तेसांग के पास पहुंचता है तो वहां लेडी मायदा और उनके गुंडे भी पहुंच जाते हैं। लेडी मायदा अब तेसांग से बोलती हैं कि तुमने पूरे हॉस्पिटल को जलाकर अच्छा नहीं किया। तेसांग कहता कि आप भी उस हॉस्पिटल में इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करवा के अच्छा काम नहीं कर रही थी। ये सब सुनकर लेडी मायदा कहती है कि एक समय पर मैं तुम्हें अपना दोस्त मानती थी, मगर अब ऐसा लगता है कि मैं अपने एक और दोस्त को खो चुकी हूँ। वो बताती हैं कि इससे पहले भी मैं अपने एक दोस्त को खो चुकी हूँ और उस दोस्त को खोने की वजह चियोक की माँ थी और आज दूसरे दोस्त को खोने की वजह खुद ये चियोक है। इसीलिए अब इस लड़की को मरना होगा और साथ ही साथ अब तुम्हें भी मरना होगा। लेडी मायदा अपने गुंडों से चियोक और तेसांग को मार डालने के लिए कहती हैं और वहां से चली जाती हैं। फिर वो गुंडे अपने हथियार निकालकर तेसांग और चियोक पर हमला कर देते हैं। तेसांग अपनी गन निकालकर उन पर गोलियां चलाता है और चियोक भी अपने चाकू से उनसे लड़ती है, पर गुंडों के ज्यादा होने की वजह से वो दोनों बहुत घायल हो जाते हैं और लड़ाई लड़ने की हालत में नहीं रहते। जिसके बाद वो लोग उन्हें मारने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर चियोक की माँ आ जाती हैं और वो उन सब गुंडों को मारने लगती हैं। सभी गुंडे उन पर हमला करते हैं पर वो मॉन्स्टर उन सबको खत्म कर देती हैं। ये सब देखकर तेसांग चियोक को बचाकर भागता है, लेकिन चियोक की मॉम को लगता है कि तेसांग भी चियोक को मारना चाहता है, इसीलिए वो इनके पीछे आती हैं और तेसांग पर हमला कर देती हैं। पर तभी चियोक बीच में आ जाती है और इससे एक टेंटिकल चियोक के अंदर घुस जाता है। चियोक की माँ अपने दूसरे टेंटिकल से तेसांग पर हमला करने वाली थी, पर चियोक उनसे कहती है कि माँ रुक जाइए। चियोक कहती है कि मैं जानती हूँ आप किस दर्द में हो और मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ, पर इस आदमी को कुछ भी मत करिए, मैं इस आदमी से बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद चियोक वहीं गिर जाती है। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर उस मॉन्स्टर को काफी दुख होता है। यही तेसांग ये सब देखकर रोने लगता है और चियोक से कहता है कि उठो। चियोक अब मरने लगती है। तेसांग को काफी दुख होता है। वो चियोक से कहता है कि हमने साथ रहने का वादा किया था, लेकिन चियोक की यहाँ डेथ हो जाती है। इतनी कोशिशों के बाद भी तेसांग अपने प्यार को नहीं बचा पाता और इस वजह से उसे काफी दुख होता है।
खैर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था। यही लेफ्टिनेंट काटो को दिखाया जाता है जो कि म्योंगजा के पेट से उसका बच्चा निकाल लेता है और उस बच्चे के अंदर हम नाजिन वॉर्म चलता हुआ देखते हैं और उसकी आंखों का रंग भी अब बदल चुका था, जिससे पता चलता है कि म्योंगजा के अंदर का नाजिन अब उसके अंदर आ चुका है। फिर कुछ समय बाद हम लेडी मायदा को एक फ्यूनरल सेरेमनी में देखते हैं जहाँ पर कुछ जापानी लीडर्स भी आए हुए थे और यहाँ जुनतेक लेडी मायदा को एक लेटर देता है और कहता है कि ये मेरे दोस्त तेसांग ने भेजा है। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। लेडी मायदा उस लेटर को पढ़ती हैं और उसके अंदर लिखा था गुड बाय। लेडी मायदा उसे पढ़ने के बाद अपने पीछे देखती हैं जहाँ पर उसे गप्योंग और कुछ लोग यहाँ से बाहर जाते हुए दिखाई देते हैं। तभी लेडी मायदा की नजर वहाँ लगे बोर्ड्स पर पड़ती है जिसमें च्योक, तेसांग और बाकी सबके नाम लिखे थे। लेडी मायदा ये देखकर समझ जाती हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती हैं लेकिन तभी यहाँ पर बम फटता है और सभी लोग मर जाते हैं। फिर जुनतेक और तेसांग को मूनलाइट बार में दिखाया जाता है जहाँ जुनतेक तेसांग को विद्रोहियों के ग्रुप को वापस एक साथ करने के लिए थैंक्स कहता है और कुछ दूसरे लोग भी तेसांग की तारीफ करते हैं कि उसने देश की मदद की। पर तेसांग अब उन सबसे अच्छे से बात नहीं करता, जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले की तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है और बस अपने लिए जीना चाहता है। तेसांग मूनलाइट से बाहर निकलता है और सबसे मिलता हुआ अपने घर जाने लगता है। फिर उसे घर के बाहर बोमो गप्योंग और मिस नावल मिलती हैं। तेसांग उन सबसे प्यार से बात करता है और घर के अंदर चलने के लिए कहता है। सभी अंदर चले जाते हैं लेकिन जैसे ही तेसांग अंदर जाने लगता है तभी उसे उस गाड़ी की आवाज आती है जो च्योक चलाती थी। तेसांग बाहर खड़े होकर च्योक का इंतजार करने लगता है लेकिन च्योक वहां नहीं आती। फिर तेसांग उसी तरह घर के बाहर बैठकर च्योक का इंतजार करने लगता है जिस तरह च्योक उसका इंतजार करती थी। इसके बाद हमें बताया जाता है कि उसी साल कोरिया जापानियों से आजाद हो गया। यही हमें लेफ्टिनेंट काटो को भी दिखाया जाता है जो कि एक लेडी के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लेडी कोई और नहीं बल्कि लेडी मायदा है जो कि उस दिन ब्लास्ट में सरवाइव कर गई थी। और लेफ्टिनेंट काटो लेडी मायदा से पूछता है कि क्या आप जापान वापस जाएंगी या फिर यहीं रुकेंगी। इस पर लेडी मायदा कोई भी जवाब नहीं देती और लेफ्टिनेंट काटो उनके पास पानी रखता है और यहाँ से चला जाता है। मगर लेडी मायदा उस पानी को नहीं पीती, ये सोचकर कि कहीं लेफ्टिनेंट काटो ने इसमें भी नाजिन वॉर्म ना मिला दिया हो। फिर हमें उसी सीन को दिखाया जाता है जब तेसांग च्योक की बॉडी को उसकी माँ के पास छोड़कर चला गया था और यहाँ उसकी माँ च्योक की बॉडी को पानी में डालती हैं और अपनी बेटी को प्यार से छूकर उसका नाम पुकारती हैं। जिसके बाद वो नाजिन वॉर्म च्योक की माँ के शरीर से निकलकर च्योक की बॉडी में आ जाता है और इस तरह च्योक की माँ अपनी जान देकर अपनी बेटी को एक नया जीवन दे देती हैं और च्योक वापस जिंदा हो जाती है। फिर टीवी पर हमें कोरिया के आजादी के समय की कुछ वीडियोस दिखाई जाती हैं और दिखाया जाता है कि कोरिया आजाद होने के बाद किस तरह तरक्की करने लगा। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था और उस लड़के की गर्दन के पीछे एक अजीब सा निशान बना होता है। वो लड़का अपनी खिड़की के पास जाता है और बाहर देखता है और हमें पता चलता है कि कहानी अब प्रेजेंट में आ चुकी है और ये आज के समय का कोरिया है। अब तभी कोई उस लड़के को होजे नाम से पुकारता है और हम देखते हैं कि ये लड़का बिल्कुल तेसांग की तरह ही दिखता है और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी गयोंगसोंग क्रिएचर के सीजन 1 की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी।